नमस्कार जय भारत। क्या हाल है? गुड मॉर्निंग। चलो भी स्टार्ट करें। एवी क्लियर? एवी एवी फटाफट। चलो अभी आगे सब लोग स्टार्ट करें। पिछली क्लास जल्दी से टाइप करो, कहां तक पहुंच गए थे फटाफट। पिछली क्लास हम लोग कहां तक पहुंच गए थे? पानी चला था, पानी। पिछली क्लास हम लोग पानी तक पहुंच गए थे ना। ओके चलो भैया, अब हो रही चैट बंद, काम चालू। आई एम ओल्ड, आई एम न्यू, जैसे भी हो जो भी हो। पिछली क्लास करके आओ सब लोग। इधर पिछली क्लास करके आए फटाफट। यस 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 लिख दो जल्दी से। ओके चलो एक बार सब लोग अंगूठा दिखाओ, जोरदार तरीके से क्लास चालू करें। बस लास्ट लेक्चर करके आइए और बस क्लास शुरू करिए। खड़ा खड़ा है ना, ये मैंने बोला था। चलो स्टार्ट। चैट ऑफ कर रहा हूं मैं। ओके एवी क्लियर चल रहा है, बिल्कुल जबरदस्त। चैट ऑफ हो रही है, काम चालू। यस, ये सब आपको पता ही चल गया होगा, काफी बार मैं बोल चुका हूँ। एकदम सर जे स्टार है ना, ये नाम, ये प्रोफाइल फॉलो कर लीजिए तुरंत। जे स्टार में रेफरल कोड है, 10% ऑफ मिल जाएगा। अपने फ्रेंड को सजेस्ट कर सकते हैं। अल्फा अचीवर बैच स्टार्ट हो रहा है 15 दिसंबर से। जो भी आपका मित्र इसमें एडमिशन लेना चाहे, अल्फा अचीवर 15 दिसंबर, इसमें आप फटाफट एडमिशन ले लीजिए। ये लास्ट ट्रेन है, मतलब जो लंबी दूरी की एक राजधानी एक्सप्रेस बढ़िया चल रही है, वो लास्ट ट्रेन है ये। इसके बाद कोई और ट्रेन नहीं है। इस सेशन में खेल खत्म है, मतलब फिर ठीक है। तो इस सेशन में जिसको भी अब पढ़ना हो, मतलब एक नया बैच देखना हो, तो उसमें आ जाए। अल्फा अचीवर लास्ट बैच, टीम वही है, बस एक चेंज है, संदीप नोडियाल सर बॉटनी में, बाकी पूरी टीम वही है, सुपर अचीवर वाली। चलिए, टीम बहुत जोरदार है, तो फटाफट जुड़ जाइए। और किसी को भी सब्सक्रिप्शन लेना हो आपके मित्र को, तो उसको कोड बता दीजिए, जे स्टार लाइफ। आगे बढ़ते हैं, आज के काम चालू करें। आज आयनिक का सेकेंड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जाना कि पानी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पानी को अगर आप नहीं समझेंगे तो पानी ही हर जगह आपको मिलने वाला है। पूरी आयनिक में आपको पानी पानी हर बार मिलने वाला है, तो पानी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोगों ने पानी को बहुत ही ढंग से समझ लिया था। 25 डिग्री पे भी समझ लिया था और 90 डिग्री पे भी समझ लिया था। अब हम लोग आज क्या करने वाले हैं, आज आप पानी में कुछ मिलाएंगे। अभी तक आपने पानी में कभी कुछ मिलाया नहीं था, प्योर प्योर वाटर चल रहा था। तो प्योर वाटर हमेशा न्यूट्रल है। देखिए, जब तक आपको प्योर वाटर दिया जाता है, तो प्योर वाटर में कोई दिक्कत इसलिए नहीं होती क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए कि वाटर इस तरीके से टूट रहा होगा, 1H पॉजिटिव 1OH नेगेटिव। तो अगर टेम्परेचर आप बदलते भी हैं, तो इनके बीच में जो रेशियो होगा वो 1:1 ही रहेगा। अगर इसके मोल बढ़ेंगे तो इसके मोल भी बढ़ेंगे, इसके घटेंगे तो इसके भी घटेंगे। तो दोनों के बीच में रेशियो 1:1 ही रहेगा, इक्वालिटी बनी रहेगी। भले आप टेम्परेचर 25 डिग्री रखें या फिर 90 डिग्री रखें, ठीक है। तो ये इक्वालिटी ब्रेक नहीं होती है, इसलिए न्यूट्रलिटी ब्रेक नहीं होती। यहां तक की बात सबको समझ में पिछले लेक्चर में आ गई थी। लेकिन ये सब तब होगा जब तक पानी कैसा है, प्योर है, प्योर। तब तक मामला न्यूट्रल ही चलेगा, ठीक। अब सवाल उठता है, अब हम अगर पानी में कुछ मिला दे तो स्लाइड नंबर 2 पे आइए। अब जब आप पानी में कुछ मिलाएंगे, तो पानी में आपके पास क्या क्या चॉइस है मिलाने के लिए। कभी आप एसिड मिलाएंगे, आयनिक में ये सब करते रहते हैं। आपको मैंने पीएच बता दिया था, सोरेनसन फॉर्मूला क्या होता है वो बता दिया था थोड़ा बहुत, ठीक है। पानी में उसको पीएच को निकलवा लिया था, वो भी हो गया था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पानी में कुछ मिलाएंगे। तो कभी आप देखिए, पूरी आयनिक में आप क्या करते रहते हैं, कभी आप एसिड मिलाते हैं पानी में, कभी आप बेस मिलाते हैं पानी में, कभी आप सॉल्ट मिलाते हैं पानी में, कभी आप बफर बनाते हैं पानी में, कभी आप स्पेरिंगली सॉल्युबल चीज मिलाते हैं पानी में। यही सब आयनिक में चल रहा है।
तो देखिए पूरी आयनिक में जब आप मिलाते जाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाएंगे, एसिड में भी क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाएंगे, वीक एसिड मिलाएंगे, बेस में भी क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस मिलाएंगे, वीक बेस मिलाएंगे, यही सब आयनिक में चलेगा। मतलब कुल मिला के पानी को हम पानी के अंदर कुछ मिलाएंगे। जब भी आप पानी के अंदर कुछ भी मिलाते हैं तो आप पानी के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं। ध्यान सुनिएगा मैं क्या बात बोल रहा हूँ। पानी आराम से बैठा हुआ है। अब बताइए, अगर अगर आप जो है आगे बढ़ेंगे तो जनरली आप आगे कितने डिग्री पे बढ़ते हैं? 25 डिग्री पे। क्यों 25 डिग्री पे आप जनरली आगे बढ़ते हैं? क्योंकि ज्यादातर कैलकुलेशन लैब में जो होते हैं आयनिक में, वो सब 25 डिग्री पे ही होते हैं। 90 डिग्री पे आप पानी को खौला करके गर्म करके बैठ के थोड़ी उसमें एसिड मिलाएंगे, तो जनरली आपको यही मिलने वाला है। कौन सा? 25 डिग्री। तो अगर आपको क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो आप अपनी तरफ से एज्यूम कर लेंगे कि 25 डिग्री चल रहा है। अगर वो लिखता है कुछ, तो जो लिखता है उसके अकॉर्डिंग फिर सोच लेंगे वहां। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखता तो हम मान के चलेंगे 99% क्वेश्चन आते हैं कितने डिग्री पे? 25 डिग्री पे। क्लियर? अब आ जाइए लौट के इधर वापस 25 डिग्री पे फिर से मैं बातचीत कर रहा हूं। एक यहाँ पे शब्द का इस्तेमाल होगा जिसका नाम है पीएच स्केल। पीएच स्केल। और जो मैं पीएच स्केल बनाने जा रहा हूं वो कितने डिग्री सेल्सियस से बनाने जा रहा हूं? 25 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है। पीएच स्केल का मतलब क्या है? जैसे आपके पास स्केल होती है ना, मीटर वाली, सेंटीमीटर वाली, तो उसमें क्या करते हैं आप? सेंटीमीटर बने होते हैं 1 2 3 4 5 6। वैसे पीएच स्केल में क्या होगा? ऐसे पीएच की वैल्यूज बनी होगी। ठीक है। तो पीएच की वैल्यूज कैसे बदलेगी, कैसे नहीं बदलेगी, वो सब चर्चा यहाँ करेंगे। तो यहाँ पे एक लाइन हमने खींच ली ऐसे। यहाँ पे हम पीएच की डिफरेंट वैल्यूज प्लॉट करेंगे जो पॉसिबल है, और हम पीएच की जो जितनी भी डिफरेंट वैल्यू है, जहां तक उसकी रेंज है, वो सब यहाँ प्लॉट करेंगे। लेकिन कितनी डिग्री पे? पूरा इस स्लाइड में जितना भी कार्यक्रम चलेगा वो सारा कार्यक्रम 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पे चलेगा। मतलब आपके पास बर्नर फिर से नहीं है, चुरा लिया किसी ने बर्नर को। ठीक है। पूरा कार्यक्रम 25 डिग्री सेल्सियस पे चलेगा इस स्लाइड में। ठीक। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मिलेगा रेफरेंस। रेफरेंस बताओ आपको कौन देगा? रेफरेंस देगा वाटर। रेफरेंस का मतलब समझ रहे हैं? रेफरेंस का मतलब होता है एक पहले मिडिल वैल्यू सेट करेंगे ना भाई। मिडिल वैल्यू मतलब जहां से हम रेफरेंस मानते हुए इधर उधर डेविएट होंगे। तो पहले हम उठाएंगे प्योर वाटर। प्योर वाटर आपको क्या देगा? रेफरेंस। है ना? ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। तो पहले रेफरेंस सेट करिए, फिर सोचिए एसिडिक कब होगा, बेसिक कब होगा। रेफरेंस सेट करिए पहले। अब प्योर वाटर की रेफरेंस क्यों तय किया गया? क्योंकि ये न्यूट्रल है, तो इसको, और ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसलिए इसको रेफरेंस माना गया। अब ये रेफरेंस पॉइंट है हमारा। अब इससे हम सोचना शुरू करेंगे 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसने मुझे बहुत सारी बातें बताई थी, उन सब बातों की लिस्ट बना लेते हैं। इसने मुझे बताया था, पिछली क्लास अगर आपने करी हो तो पिछली क्लास में मैंने इसका प्रोटॉन निकाला था, इसका OH निकाला था, इसका पीएच निकाला था, इसका आपको याद हो पीओएच निकाला था, इसका आपको याद हो केडब्ल्यू निकाला था, इसका पीकेडब्ल्यू निकाला था। इतना कार्यक्रम हुआ था पिछली क्लास में, और 25 डिग्री सेल्सियस में आपको सबकी वैल्यूज पता है। तो मैं फटाफट फटाफट सब वैल्यूज यहाँ पे लिख देता हूँ। H प्लस आएगा 10 टू द पावर -7। 25 डिग्री पे चल रहा है पूरा कार्यक्रम भैया, फिर से आ जाइए, दिमाग में रखिए इस बात को। OH चल रहा है इतना, पीएच चल रहा है 7, पीओएच चल रहा है 7, केडब्ल्यू चल रहा है 10 टू द पावर -14, और पीकेडब्ल्यू चल रहा है 14। ये सब हो गया। अब ये रेफरेंस पॉइंट है। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या यहाँ पे जो प्योर वाटर आप लेके बैठे हैं वो न्यूट्रल है या एसिडिक है या बेसिक है? तो आप कहेंगे न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है? क्या पीएच 7 है इसलिए न्यूट्रल है? नहीं, तो आप कहेंगे एच और OH बराबर है इसलिए न्यूट्रल है। ध्यान सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। H प्लस और OH नेगेटिव दोनों बराबर हैं, इसलिए सॉल्यूशन न्यूट्रल है। ठीक। मैं दो बातें बोलूंगा फिर से, पिछली क्लास को एक बार जरा दिमाग में रखते हुए बोल समझिए। मैं एक बात बोलूं कि प्योर वाटर इसलिए न्यूट्रल है क्योंकि HOH बराबर है, और जब न्यूट्रलिटी मिलती है तो उस पर पीएच 7 मिल जाता है। एक ये सेंटेंस है। और दूसरा सेंटेंस ये है, प्योर वाटर का पीएच 7 होता है इसलिए वो न्यूट्रल है। कौन सा सेंटेंस सही है? दो सेंटेंस बोल रहा हूं, ध्यान सुनिए। प्योर वाटर के केस में HOH बराबर है इसलिए वो न्यूट्रल है, और जब वो न्यूट्रल है तो उसका पीएच 7 आ जाता है। दूसरा सेंटेंस, प्योर वाटर इसलिए न्यूट्रल है क्योंकि उसका पीएच 7 है। कौन सा सही है, पहला वाला या दूसरा वाला? पहला वाला। समझ में आ रही बात? HOH बराबर है भैया इसलिए न्यूट्रल है, पीएच 7 है इसलिए न्यूट्रल नहीं है। समझ पा रहे हैं? तो HOH तय करते हैं कि न्यूट्रल। ये मैंने पिछली क्लास में आपको समझा दिया था। अब ये अपना रेफरेंस हो गया भाई। तो हम पीएच के स्केल बना रहे हैं, और पीएच के स्केल बना रहे हैं, तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया। इसको हम ब्लॉक के अंदर ले लेते हैं। ये यहां बैठ गया देखो। अब इसके इधर और उधर हम डेविएट होंगे। अब इधर उधर डेविएट होने के लिए क्या करते हैं, इसके अंदर मिला देते हैं। अब इसको प्योर नहीं रहने देंगे। अभी तो देखिए क्या हो रहा था, पानी के पास उसका इक्विलिब्रियम था, सब कुछ बढ़िया था। पानी नहीं चाहता था कि इसकी जिंदगी में कोई आए, लेकिन आपने इसकी आपको बर्दाश्त नहीं हुआ इसका इक्विलिब्रियम। सब कुछ बढ़िया चला है, देखो इसका इक्विलिब्रियम आ चुका है। पानी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, पीएच 7 है, मामला न्यूट्रल है। पानी अपनी जिंदगी में खुश था, कुछ चाहता नहीं था कोई मिले, लेकिन आपने बाहर से ला करके क्या मिला दिया? पानी के अंदर एक बूंद डाल दी HCl। जैसे आप HCl की एक बूंद मिलाएंगे तो क्या होगा सर? जैसे आप HCl की एक बूंद मिलाएंगे तो क्या 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 अंतर आने शुरू हो जाएंगे? जरा उस पर एनालिसिस करते हैं। अगर सामान्य ज्ञान लगाएं
कुछ मत सॉल्व करें, कोई मैथमेटिकल कंसेप्ट नहीं, सिर्फ सामान्य ज्ञान। तो आप कहेंगे सिस्टम में प्रोटॉन लाने वाले दो लोग हो गए हैं, कौन कौन? एक HCl और एक पानी। सिस्टम में प्रोटॉन लाने वाले दो लोग हो गए, एक HCl और एक पानी, दोनों लोग प्रोटॉन दे रहे हैं। सिस्टम में OH लाने वाला सिर्फ कौन? एक आदमी, कौन? OH नेगेटिव लाने वाला सिर्फ एक आदमी, कौन? पानी। तो बताइए कॉमन सेंस ये कहता है कि प्रोटॉन लाने वाले दो लोग हो गए और OH लाने वाला सिर्फ एक आदमी है, तो क्या सिस्टम में जो प्रोटॉन है वो OH से ज्यादा हो जाएंगे? और अगर सिस्टम में प्रोटॉन OH से ज्यादा हो जाएंगे तो क्या सिस्टम इस बार एसिडिक हो जाएगा? और ये बात लिखने के लिए क्या मैंने पीएच निकाला? नहीं, अभी देखो पीएच है ही नहीं कहीं, कोई डेटा नहीं मेरे पास, कोई पीएच नहीं मेरे पास, लेकिन क्या मैंने एसिडिक कैरेक्टर जज कर लिया या नहीं कर लिया? तो बताइए एसिडिक कैरेक्टर मैं किससे जज करता हूँ? क्या पीएच देख के जज करता हूँ क्या, या फिर HOH की जो ग्रेटर H प्लस है उससे ही तय कर लेता हूँ यहीं पे बैठे बैठे कि भैया सिस्टम तो एसिडिक हो जाएगा? तो बताइए क्या पीएच क्राइटेरिया या फिर HOH में H बड़ा होना क्राइटेरिया? ये बात सबको समझ में आई? तो यही चेक हो गया। अगर सबको समझ में आई तो ये बात जरा एक बार जब सब लोग उठा दिखाओ फटाफट जल्दी से, यस। क्लियर है? तो पीएच एक कंसेप्ट नहीं है, पीएच एक डिराइव्ड कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट नहीं है। बेसिक कंसेप्ट तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, HOH वाली बात, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़े। अब मान लो मैंने इसकी जिंदगी में क्या किया, मान लो इसकी जिंदगी में मैंने HCl जैसे एक बूंद मिलाया, पानी की जिंदगी चल रही थी बढ़िया, इसके अंदर एक बूंद टप से HCl डाल दिया। जैसे हम टप से HCl डालेंगे तो क्या होगा? प्रोटॉन बढ़ जाएंगे, क्योंकि प्रोटॉन लाने वाले दो लोग हो गए, और प्रोटॉन OH से ज्यादा हो जाएगा तो सिस्टम एसिडिक हो जाएगा। अब मेरे को चाहिए इसका पीएच कितना है ना, क्योंकि पूरी आयनिक में हर बार क्या निकालते रहते हैं लोग? पीएच, पीएच बताओ, पीएच बताओ, तो पीएच निकालते हैं। आओ देखें पीएच। अब उसके लिए आप नेक्स्ट स्लाइड में चलिए, 3 नंबर, थोड़ा समझिए जरा पीएच कैसे आएगा। मान लीजिए पानी चल रहा था, ध्यान सुनना जरा, मान लो पानी चल रहा था और पानी के पास उसका इक्विलिब्रियम था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, और आपने ऐसे लिख दिया, पानी के पास उसका इक्विलिब्रियम था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, और आपने ऐसे लिख दिया, लो भैया पानी के पास इक्विलिब्रियम है, ये कितना था 10⁻⁻7, ये कितना 10⁻⁻7, 25 डिग्री कार्यक्रम चल रहा था। इसको मैं बोलूंगा ओल्ड इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम है? ओल्ड इक्विलिब्रियम। ओल्ड इक्विलिब्रियम क्यों बोलूंगा? क्योंकि नया आने वाला है। नया कैसे पता चला? पहले ही आने वाला है, क्योंकि मैं इसे रहने नहीं दूंगा। क्यों नहीं रहने दूंगा? क्योंकि इस जिंदगी में HCl डालूंगा। और HCl क्यों डालूंगा? क्योंकि सवाल लगाना मेरे को HCl का, उसका पीएच निकालना है। तो बताइए KW में निकाल के बैठा हुआ हूँ यहाँ आराम से इत्मीनान से, H प्लस इंटू OH नेगेटिव, और इक्विलिब्रियम जो पुराना वाला आपको मिल चुका था उस पर आप इक्विलिब्रियम पे दोनों का डेटा लगा के बैठे हुए हैं। ये वैल्यू कितनी है? 10⁻⁻7। ये वैल्यू कितनी है? 10⁻⁻7। सब बढ़िया चल रहा है, और KW आ चुका है 10⁻⁻14। कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। पानी को किसी की जरूरत नहीं होती है साहब, पानी के पास इक्विलिब्रियम है उसका, और 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पे पानी मस्त है बिल्कुल। हालांकि पानी की वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत कम टूटता है, लेकिन पानी अपनी जिंदगी में खुश है, उसका पीएच 7 आ चुका है, न्यूट्रल है, कोई दिक्कत नहीं, इसको किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन आप मानते नहीं है। आप क्या करते हैं भाई, जनता को बर्दाश्त नहीं होती ये चीज, तो वो क्या करती है, इसके अंदर कुछ मिलाना शुरू करती है। इस पानी के अंदर उसने उठा के बाहर से क्या फेंक के मारा? HCl। जैसे आप HCl फेंक के मारेंगे तो बताइए HCl क्या है? HCl की स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो बताइए वो पानी के अंदर जैसे ही आएगा वो 100% टूट जाएगा, और क्या बना देगा? H प्लस और Cl नेगेटिव। और जैसे ही ये H प्लस और Cl नेगेटिव बनाएगा तो दो आयन कंप्लीटली दे देगा और चला जाएगा। कौन? HCl पानी के अंदर गया एक्वस मीडियम में, और ये दो पार्ट में टूट गया, इसका अल्फा 1 है, और ये दो आयन देके निकल लिया। अब जब ये दो आयन देके निकल गया तो बताइए सिस्टम में क्या ये दो आयन देकर के सप्लाई करके चला गया? कौन? HCl। एक भेज दिया अपना प्रोटॉन और एक भेज दिया अपना क्लोराइड का, जाओ खेलो पानी में। अब ये दोनों जब पानी के अंदर आते हैं तो बताइए क्लोराइड कहता है हमारे जैसा तो यहाँ कोई नहीं है, क्लोराइड के जैसा हूबहू कोई नहीं है। लेकिन ये प्रोटॉन जैसे इस प्रोटॉन को देखता है, जैसे ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो कहते हैं तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे हो, देखो तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे हो। और जब ये इसके जैसा ही है तो बताइए ये इसके सिस्टम के अंदर आ चुका है, कौन? ये वाला प्रोटॉन। तो ये प्रोटॉन बाहर से आया है, तो बताइए अब क्या पानी का इक्विलिब्रियम जो मेंटेन था क्या वो डिस्टर्ब हो जाएगा? पानी का जो इक्विलिब्रियम था वो डिस्टर्ब हो जाएगा। कौन डिस्टर्ब कर रहा है? बाहर से आया हुआ प्रोटॉन। अगर आपने ली चेकलिस्ट थोड़ा पढ़ा है, पिछली क्लास से करी है केमिकल इक्विलिब्रियम की, जो मैं बार बार आपसे कह रहा था, लेकिन आप तो आप ही हैं। मैंने आपसे कहा था केमिकल इक्विलिब्रियम में ली चेकलिस्ट कम से कम करके आइएगा, कई बार मैंने बोला होगा, मैसेज भी डाला होगा, ठीक है। तो बताइए अगर आप ली चेकलिस्ट करके आए तो एक बात बताइएगा कि यहाँ पे जो पानी का इक्विलिब्रियम था उसको डिस्टर्ब किसने किया? बाहर से आए हुए प्रोटॉन ने। मैंने आपको ली चेकलिस्ट में स्ट्रेस की लिस्ट लिखवाई थी, है ना, लिस्ट लिखवाई थी कितने टाइप के स्ट्रेस होते हैं, उसमें से कौन सा तनाव इस बार लग रहा है? उसमें से कौन सा तनाव है? तनाव का नाम बताइए, तनाव का नाम बताइए। कंसंट्रेशन। वेरी गुड, काफी लोग पढ़ के हैं इसका, सही चल रहा है। कंसंट्रेशन बताइए, कंसंट्रेशन ही तो बदला आपने।
कंसंट्रेशन ही तो बदला। प्रोटॉन सप्लाई करने का मतलब क्या कर दिया? जैसे आप देखिए, पहले N2+3H2 ट्वाइस अमोनिया होता था, उसमें आप कहते थे इक्विलिब्रियम आ चुका था, मैंने 2 मोल अमोनिया भेज दिया, 2 मोल N2 भेज दिया या कुछ भेज दिया, है? तो वो क्या था? कंसंट्रेशन ही तो बदल लेता है। यहाँ भी क्या कर रहे हैं? कंसंट्रेशन ही तो बदल रहे हैं। तो बताइए, प्रोटॉन जब बाहर से आएगा तो आपने कंसंट्रेशन बदल दिया। कंसंट्रेशन बल्कि आपने बढ़ा दिया, किसका? प्रोटॉन का। जब ये प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, और जब ये डिस्टर्ब हो जाएगा तो थोड़ी देर ये डिस्टर्ब रहेगा, लेकिन ये ज्यादा देर डिस्टर्ब नहीं रहेगा, क्योंकि इसको बचाने के लिए कौन आ जाएगा मार्केट में? बताइए, क्या मार्केट में फिर से लीचैट आ जाएगा? लीचैट क्या कहेगा आते ही? कहेगा साहब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब जब जब होता है तो मैं लौट के आऊंगा और मैं इसे इसका इक्विलिब्रियम दोबारा से दिलाऊंगा। मैं इसे इसका इक्विलिब्रियम दोबारा से दिलाऊंगा, और जब इसको इक्विलिब्रियम दोबारा से मिल जाएगा, किसको? पानी को, तब मामला दोबारा से शांत हो जाएगा। और बताइए, जब नया इक्विलिब्रियम कुछ समय बाद आएगा, मान लीजिए आप नए इक्विलिब्रियम पे कुछ समय बाद पहुंचे, तो ये जो प्रोटॉन है नए इक्विलिब्रियम पे और ये जो OH है नए इक्विलिब्रियम पे, ये दोनों बदल गए होंगे। भाई देखिए, यहाँ प्रोटॉन था, ये बाहर से आया, इसमें मिला, फिर इसको डिस्टर्ब किया, रिएक्शन गई होगी बैकवर्ड, और बैकवर्ड जाके इक्विलिब्रियम दोबारा आया होगा। और जब दोबारा इक्विलिब्रियम आया होगा तो बताइए, ये जो प्रोटॉन हम यहाँ आपको मिलने वाला है नए इक्विलिब्रियम पे, ये ओल्ड है, देखो ये ओल्ड इक्विलिब्रियम है। और यहाँ मैं इनकी वैल्यू लिखने वाला हूँ, कौन सी वाली? H+, यहाँ भी मैं इक्विलिब्रियम ही लिख रहा हूँ, यहाँ भी मैं इक्विलिब्रियम ही लिख रहा हूँ। और बताइए, लेकिन ये कौन सा वाला इक्विलिब्रियम है? ये न्यू इक्विलिब्रियम है। बताइए, न्यू इक्विलिब्रियम पे ये दोनों बदल गए होंगे, तो मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हो सकता है H+ हो गया और 10⁻⁻⁶। ठीक। अच्छा, एक बात अगर आपको फिर से याद आती हो, अगर आपके दिमाग थोड़ा सा चलता हो, बताइए H+ पहले इतना था, अब H+ इतना हो गया, आपने बाहर से मिलाया कुछ और फिर रिएक्शन बैकवर्ड भी गई, तो आपने जब मिलाया तो H+ बढ़ाया, और जब बैकवर्ड गई तो H+ घटा, तो लास्ट में जो H+ नए इक्विलिब्रियम पे मिलेगा वो पुराने इक्विलिब्रियम से कैसा मिल रहा है? ज्यादा या कम? कुछ याद आया? जिसके ऊपर तनाव डालते हैं वो कभी पूरी तरीके से सामान्य नहीं हो पाता है। नए इक्विलिब्रियम पे क्या प्रोटॉन पुराने इक्विलिब्रियम से ज्यादा ही होगा? हाँ भाई, पहले 10⁻⁻⁷ था, आपने कुछ मिलाया, थोड़ा बढ़ गया, फिर घटेगा, घटेगा तो फिर नीचे आएगा, लेकिन यहां तक नहीं पहुंच पाएगा, यहां से थोड़ा ऊपर रहेगा। तो बताइए, क्या 10⁻⁶ डेटा आप समझ पा रहे हैं कैसे निकल रहा है? ये सब पुरानी क्लासेस, उन्हीं का असर है। तो बताइए, अगर आप कहते हैं ये भाई साहब 10⁻⁻⁶ हो गया नए इक्विलिब्रियम पे, तो बगल वाली पार्टी क्या हो जाएगी? बगल में बैठा हुआ OH क्या हो जाएगा? भाई ये भी तो बदला होगा ना, क्योंकि रिएक्शन जब बैकवर्ड गई होगी तो ये भी बदला होगा, ये भी बदला होगा। तो बताइए, बगल वाला क्या कहेगा? कहेगा सुना है तुम बदले बदले से नजर आते हो। किससे कहेगा? H+ से। कौन? OH नेगेटिव। H+ से कहता है कि सुना है तुम बदले बदले से नजर आते हो। कह रहा हाँ, बदल तो गया हूं मैं पहले 10⁻⁻⁷ था, अब मैं 10⁻⁻⁶ हो गया। पूछेगा क्यों बदले तुम? ऐसा क्या हो गया, क्यों बदल गए तुम? यहां से यहां क्यों पहुंच गए तुम? तो कहेगा कोई आया बाहर से, HCl जैसा आदमी, लोग उसे HCl कहते थे, बड़ा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, वो आया और उसने खूब सारे प्रोटॉन दिए, मेरा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ पानी का, और फिर रिएक्शन बैकवर्ड गई, और आखिरी में जब कुछ संभल पाया सब कुछ, सब कुछ संभल पाया, तब तक मैं बदल के इतना हो गया था। अच्छा, बड़ी दर्द भरी कहानी है। किसकी ये कहानी? H+ की। तो बगल में बैठा हुआ OH क्या कहता है? कहता है कि अगर तुम बदले बदले से नजर आते हो तो मैं भी इस कदर बदलूंगा। ध्यान दीजिए, बगल में बैठा हुआ OH क्या कहता है? अगर तुम बदले बदले से नजर आते हो तो मैं भी इस कदर बदलूंगा कि हमारे KW पे कोई आंच ना आ जाए। क्यों? KW पे कोई आंच क्यों ना आ जाए बताइए? KW पे इसलिए कोई आंच ना आ जाए क्योंकि साहब KW को बदलने की हैसियत, KW इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बदलने की हैसियत सिर्फ एक ही आदमी में होती है, और वो है टेम्परेचर। और बर्नर तो आपका चुरा लिया है किसी ने, तो टेम्परेचर तो आप बदल नहीं सकते। अब सारा कार्यक्रम 25 डिग्री पे चल रहा है, तो मेरे को एक बात बताइए, अगर टेम्परेचर नहीं चेंज होगा तो क्या KW बदलेगा? नहीं। और KW नहीं बदलेगा, तभी तो ये OH बगल वाला क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर तुम बदलोगे तो मैं भी इस कदर बदलूंगा कि हमारे KW पे कोई आंच ना आ जाए। तो कहता क्या कर लोगे? कह रहा तुम करके दिखाओ पहले, फिर हम बताते हैं। तो H+ कहेगा मैंने तो कर दिया, अब बारी तुम्हारी है, बताओ क्या करोगे? कहता देखो, तुम 10⁻⁷ थे और तुम कितने हो गए? 10⁻⁶ हो गए। मतलब तुम कितने गुना हो गए? चेक करो, 10⁻⁷ से 10⁻⁶ हो गए, कितने गुना हो गए? तो कहेगा भाई साहब तुम तो 10 गुना हो गए, तुम 10 गुना हो गए। कहता मैं 10 गुना हो गया, लो अब करो जो करना है। कहता तुम 10 गुना हो जाओगे तो मैं 1/10 हो जाऊंगा, तुम 10 गुना हो जाओगे तो मैं 1/10 हो जाऊंगा, इस कदर बदलूंगा कि मेरे KW पे कोई आंच ना है। तो बताइए, ये 10 गुना हो गया, तो ये बगल वाली पार्टी 10⁻⁷ से 1/10 हो जाएगी, और 1/10 होके 10⁻⁸ हो जाएगी। और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आज भी कितना है? 10⁻14 है। KW नहीं बदलने वाला, ध्यान से देखिए। KW तब तक नहीं बदलेगा जब तक आप ये ना बदलें, और ये तब तक नहीं बदलेगा जब तक आपके पास बर्नर ना हो, और बर्नर फिलहाल आपके पास नहीं है।
इतनी मेहनत करने के बाद आपको समझ में आता है कि अगर यहाँ पे आप H प्लस की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल कभी 10⁻⁻⁶ लिखते हैं, तो बताइए क्या OH नेगेटिव जब इक्विलिब्रियम आएगा लौट करके सब कुछ शांत हो जाएगा। उस पे अगर H प्लस इतना हो गया है तो OH कितना हो गया होगा 10⁻⁻⁸। ये -6 से तो ये -8 क्यों हो गया, समझ में आई बात? यहां से कितने लोग यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर है? फटाफट मुड़े ये -6 से तो ये -8 क्यों हुआ है, उसके पीछे इतनी कहानी है। इसलिए मैं कह रहा था आपको ली चैट लेना चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहता केमिकल वाला, और नहीं पढ़ के आया तो एक बात समझ लीजिए कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो टेम्परेचर बदलने से ही बदलता है, बाकी की हैसियत नहीं उसको बदल दे। यस, चलो भाई 10⁻⁻⁶ कहां से? एग्जाम्पल एग्जाम्पल आप कुछ ले लीजिए, एग्जाम्पल मैं समझने के लिए लिया, समझने के लिए लिया, ठीक है भैया। अब बताइए समझने के लिए मैंने इसको अगर 10⁻⁻⁶ लिया है, तो अगर ये इक्विलिब्रियम पे 10⁻⁻⁶ हुआ, अगर एग्जाम्पल है, कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन इससे बड़ा होगा, देखो इससे बड़ा होगा, इससे बड़ा क्यों होगा? क्योंकि HCl आया है, HCl की एक बूंद गिराते ही बताइए प्रोटॉन कंसंट्रेशन लास्ट में जो आएगा वो इससे तो बड़ा ही आएगा ना। तो इससे कुछ भी बड़ा आप सोच लीजिए, मैंने सोच लिया -6, आपकी इच्छा वो सोच लीजिएगा। लेकिन अगर ये 10⁻⁻⁶ होगा तो ये 10⁻�8 होगा, कब? जब इक्विलिब्रियम रीगेन होगा, राइट? और जब ऐसा हो जाएगा तो बताइए पीएच की वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी? क्या पीएच बदल के यहां देखते जाइए, पीएच बदल के क्या 6 हो जाएगा? क्या पीओएच बदल के 8 हो जाएगा? क्या केडब्ल्यू आज भी वही इंतजार कर रहा है? क्या पीकेडब्ल्यू पानी का आज भी उसका वही इंतजार कर रहा है? ध्यान से देखिए, अगर आप कुछ समझ पा रहे हो कौन कौन सी चीजें बदली और कौन कौन सी चीजें नहीं बदली। क्या प्रोटॉन चेंज हुआ HCl के आने से? टेम्परेचर वही भैया। क्या HCl के आने से प्रोटॉन कंसंट्रेशन जो नया इक्विलिब्रियम आया उस पर चेंज हुआ? यस। क्या OH चेंज हुआ? यस, चेक करो, OH चेंज हुआ। क्या पीएच चेंज हुआ? यस, पीएच चेंज हुआ। क्या पीओएच चेंज हुआ? पीओएच भी चेंज हुआ। क्या केडब्ल्यू बदला? नहीं। क्या पीकेडब्ल्यू बदला? नहीं। इनको बदलने की हैसियत सिर्फ एक ही आदमी में है और वह तापमान, और तापमान में बर्नर चुरा लिया है तुमने। समझ पा रहे? जब से तुमने बर्नर चुरा लिया तब से मेरा तापमान नहीं बदलता। तो बताइए पीएच अगर यहाँ पे 6 आ चुका है तो क्या था? क्या बताइए सिस्टम यहाँ पे, क्या यहाँ पे सिस्टम, यहाँ पे तो न्यूट्रल था, यहाँ पे तो न्यूट्रल था सिस्टम। क्या यहाँ पे सिस्टम जो पीएच 6 पे आया है क्या वो एसिडिक है? क्या वो एसिडिक है? क्या वो इसलिए एसिडिक है? जरा मेरी बात सुनिएगा, क्या वो इसलिए एसिडिक है क्योंकि पीएच 6 हो गया है, या वो इसलिए एसिडिक है क्योंकि H प्लस OH से बड़ा है? बताइए क्या पीएच निकालने से पहले, बहुत पहले मैंने बता दिया था सिस्टम एसिडिक हो चुका है, और एसिडिक हो चुका है तो किस बेसिस से बताया था मैंने? इस कंसेप्ट से। तो बताइए बेसिक कंसेप्ट ये नीचे वाला है या फिर ये पीएच है? तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ, मैं 2 सेंटेंस बोल रहा हूं, ये HCl का जो नया सॉल्यूशन बना है वो एसिडिक इसलिए है क्योंकि H प्लस OH से बड़ा हो गया है, और जब ऐसा हुआ है तो पीएच इत्तेफाक से 6 आ गया है। ये सही बात है या फिर इसका उल्टा बोले, ये HCl का सॉल्यूशन इसलिए एसिडिक है क्योंकि इसका पीएच 6 है? दोनों में से कौन सी बात सही है? कौन सी बात सही है? पहली वाली। यही कंसेप्ट है। देखिए अब कई लोग को लग रहा होगा बात तो एक ही है भाई, कई लोग को लग रहा होगा दोनों बातें एक ही है। फर्क क्या है? फर्क है वही जो गधे और घोड़े में है, दोनों दूर से घास खाते नजर आते हैं चार पैरों खड़े होकर के, है ना? फर्क है, फर्क होना चाहिए, फर्क जरूरी है। दिखने में दूर से सब एक जैसे ही नजर आते हैं, कह मैं भी आय नहीं पढ़ाऊंगा, तुम भी आय नहीं पढ़ाओगे, फर्क है और फर्क रहेगा। यस, होना चाहिए, मैं रखूंगा हमेशा। आप सुनिए ध्यान से, अगर आपसे कहता है कि साहब आपने HCl डाल दिया, तो बताइए जब HCl डालेंगे तो आप बोलेंगे सिस्टम एसिडिक हो चुका है, सिस्टम एसिडिक हो चुका है। सिस्टम इसलिए एसिडिक हो चुका है क्योंकि प्रोटॉन बढ़ गया है OH से, प्रोटॉन OH से एक्सीड कर गया है, बड़ा हो गया है, इसलिए सिस्टम एसिडिक हो गया है। और जब सिस्टम एसिडिक हो गया है तो इत्तेफाक से पीएच 7 से छोटा नजर आने लगा है। तो 7 से छोटा नजर आना ये एसिडिक का क्राइटेरिया नहीं होता, एसिडिक का क्राइटेरिया ये होता है जो नीचे नीचे चल रहा है, ये कंसेप्ट है। ध्यान दीजिए, नीचे नीचे जो चल रहा है ना, ये कंसेप्ट है। H प्लस OH से कंपेयर करिए, अगर वो बराबर है तो न्यूट्रल है, वो बड़ा है तो एसिडिक है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर यहाँ पे मैंने HCl मिलाया और सिस्टम का पीएच 7 से छोटा हो गया, 6 हो गया, अब पैदल लोग क्या करते हैं, ये सब नहीं समझते पूरा कंसेप्ट, वो केवल उनको यही दिखता है पीएच पीएच, उनको केवल पीएच दिखाई पड़ता है। कह रहे यहाँ 7 था भैया तो न्यूट्रल था, कह रहे यहाँ 6 हो गया तो ये एसिडिक हो गया, कह रहे लो। तो ये कंसेप्ट नहीं है। हालांकि आप अगर पैदल है तो आप ऐसे भी समझ लीजिए बात को, अगर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि भैया 7 पे देखो, यहाँ पे 25 डिग्री पे, 25 डिग्री पे 7 पे क्या था, न्यूट्रल था, 25 डिग्री पे 6 पे क्या हो गया, एसिडिक हो गया। अब मान लो आप इसके अंदर और HCl मिला दे तो
अभी आपने HCl की 1 बूंद गिराई थी, अब 2 बूंद गिरा दो, टप टप। जब 2 बूंद गिरा देंगे तो क्या हो जाएगा? क्या प्रोटॉन और बढ़ जाएगा? देखिए, जब HCl की 2 बूंदें गिरा देंगे तो क्या प्रोटॉन और बढ़ जाएगा? और जब प्रोटॉन और बढ़ेगा तो पीएच और घट जाएगा। क्यों? आओ समझें जरा। कोई आदमी आपसे कहता है कि प्रोटॉन बढ़ने से पीएच क्यों घटता है? आप डेटा देख लो, आप उसको डेटा दे दो, कह दो भैया प्रोटॉन मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, एक एग्जाम्पल देख लो, 10⁻³ था तो पीएच कितना था? और मान लो H प्लस कभी हो गया 10⁻², तो पीएच कितना हो जाएगा? तो एक बात बताइए कि अगर H प्लस की वैल्यू यहां से यहां गई ऐसे, तो क्या हो गई? बढ़ गई। ठीक है, तो पीएच की वैल्यू 3 से 2 हो गई, तो क्या हो गई? घट गई। तो लॉजिक क्या है कि जब जब H प्लस बढ़ता है तो पीएच घटता है। H प्लस को अगर बढ़ाओगे तो पीएच की वैल्यू घटेगी। तो एक लॉजिक यहां से बना लीजिए जो आगे भी काम आने वाला है। 3 बातें मैं लिख देता हूं, अब एक बात से मैं 3 बातें लिख रहा हूं। जनरल कंक्लूजन निकालते जाइए। जब जब H प्लस बढ़ेगा सिस्टम में तो पीएच घटेगा, यानी कि H और पीएच का अपोजिट चलता है। एक कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट आप इसी से बना सकते हैं कि अगर H और OH आपस में ऐसा खेलते हैं तो OH और POH भी आपस में ऐसा ही खेलेंगे। OH जब जब बढ़ेगा तब तब POH घटेगा। दूसरा कंसेप्ट। तीसरा कंसेप्ट, अगर आप इसको समझ गए सिमिलरली जैसे ये है वैसे ही है, तो आपको एक और समझ में आना चाहिए कि जब जब KW बढ़ेगा तब तब PKW घटेगा। H और PH का वैसा ही चलता है जैसा OH और POH का चलता है, वैसा ही KW और PKW का चलता है। ठीक है, तो मतलब ये तीनों आपस में ऐसा कनेक्शन रखे। अच्छा, क्रॉस नहीं खेला, ये अपने साथ खेलेगा, ये अपने साथ खेलेगा, ये अपने साथ, ऐसा नहीं कि H बढ़ गया तो आपने POH के साथ खिला दिया इसको, उल्टा हो जाएगा। देखो, H प्लस बढ़ेगा तो पीएच घटेगा, है ना, पीएच घटेगा तो पीओएच बढ़ जाएगा, तो पीओएच घटेगा नहीं भैया, ये इसके साथ मत खिला देना ऐसे से। अपने अपने साथ खेलो, अपने अपने साथ। एच बढ़ा पीएच घटा, ओएच बढ़ा पीओएच घटा, अगर कभी केडब्ल्यू बढ़ा तो पीकेडब्ल्यू घटा। क्लियर? ये 3 बातें क्लियर। अब इधर आ जाइए। मान लीजिए आपने HCl की 2 बूंदें गिरा दी, 2 बूंदें गिराने से क्या होगा? ये प्रोटॉन और बढ़ जाएगा, ये प्रोटॉन और बढ़ जाएगा, ये प्रोटॉन और बढ़ेगा तो ये पीएच और घट जाएगा। पीछे समझ चुके हैं? ये प्रोटॉन और बढ़ेगा तो ये पीएच और घट जाएगा। पीएच घट के मान लो 5 हो गया, मान लो यहाँ पीएच घट के 5 हो गया। अगर यहाँ पीएच घट के 5 हो गया तो यहाँ लिख दो पीएच इज इक्वल टू 5। तो बताइए क्या सिस्टम जब इस तरफ आप जाते जा रहे हैं ऐसे से, तो क्या सिस्टम का एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है? क्यों? क्योंकि H प्लस बढ़ता जा रहा है। देखो HCl मिलाएंगे 2 ड्रॉप तो H प्लस और बढ़ गया, H प्लस और बढ़ गया तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया। तो आप कहेंगे एसिडिक कैरेक्टर 5 नंबर पीएच पे ज्यादा होगा। किससे? 6 वाले से। तो यहाँ पीएच हो गया 5, मोर एसिडिक देन 6। फिर आप और इधर आने लगे, आपको मजा आने लगा, आपने कहा इसने और बूंदे गिराऊं, टप टपा टप टप शुरू हो गया। आप खूब बूंदे गिराने लगे तो बताइए क्या होगा? और H प्लस बढ़ेगा तो और पीएच घटेगा। तो पीएच यहाँ पे घट के कितना हो गया? मान लो यहाँ पे 5 हो चुका था, यहाँ 4 हो गया। फिर यहाँ पे मान लो पीएच 3 हो गया, फिर मान लो यहाँ पे पीएच 2 हो गया, फिर और मिला दिया, आपको मजा आने लगी तो यहाँ पीएच मान लो 1 हो गया, फिर और आपने मिला दिया तो मान लीजिए यहाँ पे पीएच हो गया 0। तो जब पीएच पहुंच गया 0 तक, मैंने आपको स्केल पढ़ा रहा हूं तो पीएच की जो रेंज है वो सारी कवर कर रहे हैं। पीएच मान लो हो गया 0, तो हम यहाँ रुक क्यों जाते हैं? यहाँ रुक इसलिए गए क्या कि यहाँ इसके आगे जगह नहीं थी इसलिए रुक गए? क्या ये रीजन है क्या? या फिर पीएच 0 से नीचे होता नहीं है, या पीएच निगेटिव होता नहीं, और नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, और अगर होता है तो यहाँ क्यों नहीं गए? इन सवालों के जवाब आगे मिलेंगे सही समय आने पे। कितने लोगों को सवाल समझ में आ गए? क्वेश्चन मार्क मैंने लगाया, देखिए ध्यान से देखिए, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दिया। 0 के पीछे क्या है? 0 के पीछे कोई क्यों नहीं जाता है? ऐसा क्या है 0 के पीछे? क्या कभी पीएच निगेटिव नहीं हो पाएगा? बहुत सारे सवाल उठते हैं। क्या पीएच 0 के पीछे कभी गया है? क्या आप जा पाएंगे, या फिर कोई नहीं गया है? और अगर नहीं गया है तो क्यों नहीं गया, और अगर जाएंगे तो यहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं? इन सवालों के जवाब आगे मिलेंगे आपको। प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ यहाँ पे बात बंद होती। कितनों को बात समझ में आ गई? फटाफट तोड़ डालिए। 10 सेकंड में सब लोग तोड़ा करो भैया, कट 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 कट। ओके, इसका जवाब सही समय आने का। ठीक है, चलो नेक्स्ट कंसेप्ट। चलिए 2K प्लस आगे, इसका ना मामला सही चल रहा है। नेक्स्ट कंसेप्ट सुनिए। अगला कंसेप्ट ये है कि भाई साहब ये बताओ कि जब आप इस दिशा में ऐसे से बढ़ते जाते हैं ऐसे, फिर ऐसे, फिर और ऐसे, फिर और ऐसे, फिर और ऐसे, फिर और ऐसे, तो बताइए पीएच की वैल्यू क्या होती जा रही है? देखो यहाँ पे 7 थी, न्यूट्रल था, या 6 था, फिर यहाँ 5 हो गई,
फिर यहाँ हो गई 4, फिर हो गई 3, फिर हो गई 2, फिर हो गई घट के 1, फिर हो गई 0। तो जैसे आप इस तरफ बढ़ते जा रहे हैं क्या होता जा रहा है, इस तरफ आप बढ़ते जा रहे हैं तो क्या होता जा रहा है? तो वो कहेगा भैया इस तरफ जाने समय होता ये है कि सिस्टम में प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन एनालिसिस देखिए, सिस्टम में प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, सिस्टम में HCl आप जाना बूंदे मिला रहे हैं तो प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, तो प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो पीएच घट रहा है, और प्रोटॉन बढ़ने की वजह से सिस्टम का जो एसिडिक कैरेक्टर है वो बढ़ रहा है। प्रोटॉन बढ़ेगा तो सिस्टम का एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे अगर आप इसको समझें तो आप यूं भी समझ सकते हैं कि भाई जब पीएच घटता है, अब देखिए जनता क्या पढ़ती है, जब पीएच घटता है तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, लेकिन असली कंसेप्ट क्या है, प्रोटॉन जब बढ़ता है तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। असली कंसेप्ट ये है, पीएच डिराइव्ड कंसेप्ट, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, जब H प्लस बढ़ता है तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, ये H प्लस इस OH से जितना ज्यादा होता जाएगा उतना एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, ये कंसेप्ट है। अब आप इधर चलिए जरा, अगर आपसे कोई पूछे मान लो पीएच 2 वाला और पीएच वाला ज्यादा एसिडिक कौन है, तो आप क्या बोलेंगे? जिसका अब देखिए ये डिराइव्ड कंसेप्ट हो गया, जिसका पीएच जितना कम होगा वो ज्यादा एसिडिक है, तो pH2 इज मोर एसिडिक देन pH3। तो अगर यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दे मैं, pH2 इज मोर एसिडिक देन pH इज इक्वल टू 3, तो इतनी बात सबको समझ में आनी चाहिए। तो साइड में मैं कंसेप्ट लिखता जा रहा हूँ, ये पूरी मतलब स्लाइड में एक एक बात इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब इस तरफ चलते हैं। इस तरफ बताइए कौन इंतजार कर रहा है? एसिड मिला के आपने देख लिया, अब आपका मन कर रहा होगा बेस मिलाने का, तो पानी में मिला दो, पानी में बेस मिला दो। ठीक, अब जैसे आप बेस मिलाएंगे तो क्या होगा, देखो एनालिसिस बेसिक पहले समझिए। सिस्टम में OH लाने वाले दो लोग हुए, कौन कौन? दो लोग, कौन कौन? पानी और NaOH। सिस्टम में प्रोटॉन लाने वाला सिर्फ एक आदमी है, कौन? पानी। तो जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस ये कहता है, अगर है तो कि जो OH है वो H प्लस से ज्यादा हो जाएगा, जो OH है वो H प्लस से ज्यादा हो जाएगा। और बताइए जब OH H प्लस से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि मैंने NaOH मिलाया तो सिस्टम में OH लाने वाले दो लोग हुए, तो OH H प्लस से ज्यादा हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो सिस्टम बेसिक हो गया। बताइए सिस्टम जब मैंने बेसिक लिखा तो क्या मैंने पीएच निकाला? क्या मैंने पीएच निकाला? नो। पीएच तो अभी तक मार्केट में आया नहीं है, तो क्या बिना पीएच देखे भी मैं बेसिक कैरेक्टर डिफाइन कर सकता हूँ? यस। इसका मतलब पीएच बेसिक कंसेप्ट नहीं है, पीएच डिराइव्ड कंसेप्ट है। बेसिक कंसेप्ट वो है जो अभी आपने नीचे लिखा हुआ है। बेसिक कंसेप्ट ही नीचे नीचे चल रहा है, देखो ये नीचे नीचे चल रहा है, दिख रहा है नीचे नीचे, एसिडिक बेसिक न्यूट्रल ये सब। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, जब आप इसमें NaOH मिलाएंगे तो क्या होगा, उसके लिए फिर से इधर चल लेते हैं कोने में जरा, यहाँ पे आए थे जब HCl मिलाया था, तो एक बार और यहाँ चल लेते हैं, ये 4 नंबर हो गई, 5 नंबर में आ जाओ। बताइए जब पानी में आप NaOH मिलाएंगे तो क्या होगा? पानी ऐसे चल रहा था बढ़िया मस्त, पानी ऐसे चल रहा था, और ये दोनों कितने थे? 10⁻⁷, 10⁻⁷। पानी के पास उसका इक्विलिब्रियम था। अब थोड़ा जल्दी भी कर लेते हैं खटाखट। ओल्ड इक्विलिब्रियम, बताइए ओल्ड इक्विलिब्रियम जब था तो Kw की वैल्यू आप क्या लिखते थे? H प्लस, पिछली बार आप कर चुके हैं ना ये काम HCl में, तो इस बार थोड़ा जल्दी करिए फटाफट। भाई इक्विलिब्रियम पे, ओल्ड इक्विलिब्रियम पे आप कितना लगाते थे इन दोनों को? 10⁻⁷, 10⁻⁷, सब बढ़िया चल रहा था। और ये Kw कितना रहता? 10⁻⁴। फिर आपने ये सब बढ़िया चल रहा था, इसको किसी की जरूरत नहीं थी, ध्यान दीजिए, इस पानी को 25 डिग्री पे किसी की जरूरत नहीं है, ये मस्त है अपनी जिंदगी में। बताइए 25 डिग्री सेल्सियस पे किसी की जरूरत नहीं, लेकिन बाहर से आपने क्या मिला दिया? NaOH। NaOH क्या दिया? स्ट्रॉन्ग बेस। अब बताओ स्ट्रॉन्ग बेस मिलाएंगे तो वो क्या होगा? 100% टूट जाएगा, तो पानी में फेंक दो, 100% टूट गया। तो एक बार कंसेप्ट करने के बाद स्पीड सेकंड राउंड में बढ़ेगी, ठीक है ना? तो Na प्लस OH नेगेटिव, ये लो भैया, ये हो गया। सिमिलरली सिमिलरली फिर बताइए NaOH आपको 2 आयन देके चला गया, कौन कौन से? Na प्लस और OH नेगेटिव। ये OH नेगेटिव यहाँ आएगा और यहाँ के कहेगा तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे हो, और ये आकर के इसको डिस्टर्ब कर देगा। जब इसको डिस्टर्ब कर देगा तो अपनी वैल्यू यहाँ पे जोड़ देगा। तो बताइए क्या कंसंट्रेशन वाला इफेक्ट लग गया, यानी कि लीच एटले फिर मार्केट में आएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो चुका है। और जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो चुका है तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, क्योंकि OH नेगेटिव ये ऐड हो गया यहाँ पे, तो ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी और बैकवर्ड जाके दोबारा इक्विलिब्रियम को गेन करेगी, दोबारा इक्विलिब्रियम को गेन करेगी, रीगेन नहीं, दोबारा बोल दिया ना एक बार, दो बार नहीं बोलता हूँ। दोबारा इक्विलिब्रियम को, शब्दों का इस्तेमाल ध्यान से, दोबारा इक्विलिब्रियम को गेन करेगी, और जब गेन करेगी तो नया इक्विलिब्रियम जब आएगा, जब नया इक्विलिब्रियम आएगा तो ये जो H प्लस है ये बदल चुका होगा, ये OH है। जब दोबारा से तूफान शांत होगा, देखिए तूफान एक बार कब शांत था? जब पानी के पास उसका इक्विलिब्रियम था। आपने इसकी जिंदगी में तूफान लाया, क्या मिला के? NaOH।
जब तक पानी का तूफान दोबारा नहीं शांत हो जाएगा, तब तक ये दोनों डेटा, इन दोनों के डेटा फिक्स नहीं होंगे। फिक्स मतलब कांस्टेंट। और जब तक इनके ग्राफ दोबारा से कांस्टेंट नहीं होंगे, तब तक प्रोटॉन कांस्टेंट नहीं होगा। और जब तक प्रोटॉन कांस्टेंट नहीं होगा, तब तक पीएच कांस्टेंट नहीं होगा। और जब तक पीएच कांस्टेंट नहीं होगा, तो आप एक पर्टिकुलर पीएच बताओगे कैसे? इसका मतलब जो आपसे पीएच पूछता है, वो कब का पीएच पूछता है, समझ पा रहे हैं? आप इंतजार करेंगे कि पानी का इक्विलिब्रियम दोबारा से आ जाए, तूफान दोबारा से शांत हो जाए, सिस्टम स्टेबल हो जाए, पीएच स्टेबल हो जाए, सारे डेटा स्टेबल हो जाए, रेट नेट में 0 हो जाए, उस समय डेटा निकालेंगे पीएच कितना हो गया। क्लियर? अब मेरे को एक बात बताइए, जब नया इक्विलिब्रियम आएगा तो ये इक्विलिब्रियम फिर से लिख दिया मैंने, दोबारा इक्विलिब्रियम, लेकिन ये नया है, ये पुराना था, ये पुराना था। अब नए इक्विलिब्रियम में बताना ये दोनों चेंज हो गए होंगे। एग्जांपल के तौर पे OH बढ़ गया होगा, OH बढ़ गया होगा। तो मैंने मान लिया कि नए इक्विलिब्रियम में मान लो ये 10 टू द पावर -6 हो गया। अब दो चार के तेज दिमाग में आइडिया फिर से कौन सा होगा? पिछली बार भी वही पूछ रहे थे, कह रहे ये -6 तुमको कौन बताता है? एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल समझने के लिए एग्जाम्पल मान लेते हैं, एग्जाम्पल नहीं, है ना, एग्जाम्पल एग्जाम्पल। तो बताइए 10 टू द पावर -6 हो गया। हाँ। तो अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ये यहां से यहां पहुंच गया तो ये बढ़ गया, देखो क्यों बढ़ गया? क्योंकि NaOH आया, NaOH आया, OH को बढ़ाया, इसमें OH जुड़ा, रिएक्शन गई बैकवर्ड, जब बैकवर्ड गई तो जहां थी वहां लौट करके नहीं पहुंच पाएगी वापस, तो रहेगा इससे ऊपर ही। देखो 10 टू द पावर -7 से ऊपर रुकेगा, ये मैंने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा चुका हूं कि इसके साथ अगर हादसा हुआ तो ये कभी नॉर्मल नहीं हो पाएगा पूरी तरीके से। तो अभी भी देखो ये स्ट्रेस में है, पहले से ज्यादा है देखो, जबकि इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया। तो बताइए बगल वाली पार्टी क्या कहेगी? ये वही कहेगी जो पिछली बार OH ने कहा था। ये H+ इस बार OH से कहेगा, इस बार तुम बदले बदले से नजर आते हो। कह रहा हाँ। कह रहा क्यों? कह रहा वही सेम रीजन है। कह रहा पिछली बार तुम क्यों बदले थे? कह रहा पिछली बार HCl आया था। कह रहा बस समझ जाओ, इस बार मैं इसलिए बदला क्योंकि NaOH आया, इस बार मेरा वाला आया है। तो इस बार मेरा वाला आया तो मैं बदलूंगा, और मेरा वाला आया तो मैं बदलूंगा। तो बताइए, कहता मैं बदल गया, लोग क्या कर लोगे? और मैं बदल गया तो कितने गुना हो गया? देखो -7 -6 पावर तो 10 गुना हो गया। ये कहेगा मैं 10 गुना हो गया। तो अगर ये 10 गुना हो गया तो उसके बगल में बैठा हुआ प्रोटॉन क्या कहेगा कि तुम बदले बदले से नजर आते हो, तो मैं भी इस कदर बदलूंगा कि मेरे KW पे कोई आंच ना आ जाए। क्योंकि टेम्परेचर, याद आया मामला, KW को बदलने की हैसियत सिर्फ इसमें, और ये तो बदला नहीं है। सारा कार्यक्रम किस पे चल रहा है? तो बताइए, ये बदल बगल वाला क्या कहेगा? ये अगर 10 गुना हो गया तो क्या ये 10 गुना कम हो जाएगा, और ये 10 टू द पावर -7 से बदल के 10 टू द पावर -8 हो जाएगा, जिससे आज भी KW वही मेंटेन रहेगा। KW तब तक वही मेंटेन रहेगा जब तक आपके हाथ बर्नर ना लग जाए। तो बताइए, अगर -6 तो ये -8, और ये अगर 10 गुना तो ये 1/10, तो ये बगल वाली पार्टी 1/10 बहन हो जाएगी, क्योंकि इधर वाली पार्टी 10 गुना हुई है, और KW पे कोई आंच नहीं आएगी। तो बताइए, डेटा अगर आप समझ गए तो लौट आइए यहाँ फटाफट। यहाँ पे लौट आएंगे और यहाँ पे समझाएंगे कि साहब इस बार ऐसा हुआ कि जब सब कुछ स्टेबल हुआ, तनाव शांत हुआ, तो पता चला कि इस पूरी भीड़ में जो OH नेगेटिव था वो बदल करके 10 पावर -6 हो गया। तो कहेंगे H पॉजिटिव का क्या हाल है? फिर कहेंगे H पॉजिटिव जब चेक किया नए इक्विलिब्रियम पे, तो वो 10 पावर -8 आया। कैसे आया वो पीछे सिखाया है। उतना कुछ करने के बाद, ये देखिए 2 लाइनें जो बड़ी मजे से लिख देते हैं ना आप, -6 और -8, इसको समझने में साहब कंसेप्ट लगता है। और याद करने का सिंपल तरीका क्या? तो भैया गुणा किया करो तो हमेशा -14 आना चाहिए। याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। समझदार आदमी देखिए पूरा समझाएगा। अब बताइए पीएच कितना हो गया? पीएच 8 हो गया। देखो पीओएच कितना हो गया? पीओएच 6 हो गया। केडब्ल्यू कितना है? केडब्ल्यू आज भी उसका वही इंतजार कर रहा है। पीकेडब्ल्यू कितना है? वो भी वही इंतजार कर रहा है। कौन कौन बदल गया? NaOH मिलाने से एक प्रोटॉन बदला, यस। OH बदला, यस। ठीक है, दोनों बदले। फिर आपसे कहता है कि पीएच बदला, यस। पीओएच बदला, यस। केडब्ल्यू नो। पीकेडब्ल्यू नो। ये क्रॉस का मतलब समझ पाना गलत है क्या? गलत नहीं है, बदले नहीं है। इनको बदलने की हैसियत सिर्फ टेम्परेचर में है। और ये बदले थे, याद करिए कुछ समय पहले बदले थे, जब पानी पिछली क्लास में बदले थे, जब पानी 25 से 90 पे गया था। लेकिन अब 25 पे लौट के फिक्स हो गया है पानी, तो अब ये नहीं बदलेंगे। अब बताइए, जब आप इस दिशा में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? इस दिशा में जाते समय क्या हो रहा है? क्या यहाँ पे पीएच 7 था? क्या इधर जब मैं गया तो क्या यहाँ पीएच 6 हो गया? क्या पीएच 8 हो गया? पीएच 8 हो गया। तो बताइए, क्या पीएच 8 हो गया? तो एक बात बताओ, क्या पीएच पहले से बढ़ गया? चेक करो, क्या पीएच पहले से बढ़ गया? तो क्या पीएच पहले से बढ़ गया इसलिए सिस्टम बेसिक हो गया? हाँ भाई, क्या पीएच पहले से बढ़ गया तो इसलिए सिस्टम बेसिक हो गया, या फिर सिस्टम इसलिए बेसिक हो गया कि OH नेगेटिव H+ से ज्यादा हो गया? तो बताइए रीजन सही क्या है?
रीजन OH का H+ से बड़ा होना, ये बेसिक, ये मैंने पहले तय कर दिया था, याद करिए, जब ये सब किया भी नहीं था मैंने। तो बताइए OH H से बड़ा हो गया इसलिए सिस्टम बेसिक हो गया है, ना कि इसलिए कि pH 7 से बड़ा हो गया। अब लोग रटते हैं कि pH जब 7 से बड़ा हो जाता है तो सिस्टम बेसिक हो जाता है। सही बात क्या है? जब जब OH H+ से बड़ा हो जाएगा तब तब सिस्टम बेसिक हो जाएगा। करें दोनों में फर्क क्या है? देखिए 2 सेंटेंस है, दोनों में फर्क तय हो जाएगा कि आप कौन है, आपको कौन सा समझ में आता है। जब पानी में NaOH मिलाया जाता है और NaOH का सॉल्यूशन बनाया जाता है तो सिस्टम इसलिए बेसिक हो जाता है क्योंकि सिस्टम में OH H+ से ज्यादा हो जाता है, और जब ऐसा होता है तो उसको pH 7 से बड़ा मिलने लगता है 25 डिग्री पे। पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस सुनिए, दूसरा सेंटेंस ये कह रहा है कि भैया जब पानी में NaOH मिलाता हूं तो pH 7 से बड़ा आ जाता है, इसलिए सिस्टम बेसिक हो जाता है। कौन सही बोल रहा है, पहला वाला या दूसरा वाला? पहला वाला। बात समझ में आ गई तो तोड़ दीजिए एक बार खटाखट तोड़ डालिए, फिर आगे बढ़े। क्लियर मामला? तो आप जितना इस तरफ जाएंगे, मान लीजिए आपका मन करने लगा कि मैं और NaOH मिलाऊं, है ना, आपने कहा मैं और NaOH मिलाऊं, तो जितना ज्यादा आप NaOH मिलाएंगे, एक बार आपका कंसेप्ट पकड़ में आ गया ना, तो आगे के सारे सवाल में आसानी होगी। अब आप कहेंगे मैं और NaOH मिलाऊं तो, ठीक है, और NaOH मिलाओ, तो आप मिलाओ भैया NaOH और मिलाओ। जितना ज्यादा आप ये टप टपाटप शुरू करोगे, 1 बूंद गिराई, 2 बूंद गिराई, 10 बूंद गिराई, 20 बूंद गिराई, तो बताइए जितना ज्यादा आप गिराते जाएंगे उतना क्या होता जाएगा? क्या pH यहाँ 8 था? क्या pH और इधर चला जाएगा? 8 से ऊपर, 8 से ऊपर मतलब कितना हो जाएगा? pH 9 हो जाएगा। फिर आप और मिलाएंगे, और मिलाएंगे, तो pH बदल के और बढ़ जाएगा। क्यों? अच्छा, pH क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जितना आप NaOH मिलाते जाएंगे उतना OH बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? OH। और देखिए OH जब बढ़ता है, OH जब बढ़ेगा, देखो OH जब बढ़ेगा तो pOH कम होगा। तो देखो NaOH मिलाया, OH बढ़ाया, OH बढ़ाया तो pOH गिरा, और pOH गिरा तो pH बढ़ा, क्योंकि pH और pOH का समेशन 14 है, pKw के बराबर, और वो फिक्स है। फिर सुन लो जरा ध्यान से, NaOH मिलाया, 1 बूंद, 2 बूंद, 3 बूंद, 4 बूंद, OH बढ़ा, तो OH जब बढ़ा तो pOH गिरा, सामने लिखा हुआ है, और pOH जब गिरा तो pH बढ़ा, क्योंकि दोनों का समेशन 14 है, और जब pH बढ़ा तो pH बढ़ने लगा। लोगों ने कहा लो साहब pH बढ़ने लगा, मजा आने लगा, pH 9 हो गया, pH 10 हो गया, फिर और मजा आने लगा, आपने और NaOH मिलाया, pH 11 हो गया, pH 12 हो गया, लोगों को और आनंद आने लगा, फिर pH 13 हो गया, लोगों ने कहा कमाल है, लगता है 100 तक जाएगा, फिर आखिरी में आके pH 14 पे रुक गया। सवाल उठता है 14 पे रुक क्यों जाते हैं? 14 के आगे क्या है? तो देखिए 2 सवाल उठते हैं यहाँ पे। अगला सवाल ये उठा कि 14 के आगे आप यहाँ रुक क्यों जाते हैं अचानक से? क्या जगह खत्म हो गई थी? क्या दुनिया में NaOH की बूंदें खत्म हो गई थी, या फिर कोई और ही बात है? क्या 14 के आगे कोई जाएगा, और क्या लॉजिकली जाना चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब इस क्वेश्चन मार्क में छिपे हुए हैं, और इन सब, एक और सवाल मैंने जो पहले उठाया था उनके जवाब इसके अंदर छिपे हुए हैं, और इन दोनों बातों के जवाब मैं सही समय आने पे दूंगा, और सही समय आएगा सही समय आने पे। तो 0 के पीछे क्या है और 14 के आगे क्या है, इन दोनों सवालों का जवाब सही समय आने पे। फिलहाल यहां तक की बात अगर हो गई तो 9 पे आप आ गए, 11 पे आ गए, 13 पे आ गए, 10, 11, 12, 13, 14 तक पहुंच गए आप। तो जितना आप इस तरफ जाते जा रहे हैं उतना क्या होता जा रहा है? सिस्टम में क्या होता जा रहा है? OH बढ़ रहा है, OH बढ़ रहा है तो pOH, देखो OH बढ़ रहा है तो pOH घट रहा है तो pH बढ़ रहा है, इसलिए सिस्टम का बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ रहा है। सिस्टम का बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ रहा है, तो आप जितना इस तरफ जाएंगे उतना बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो अगर आपसे पूछे कि 11 वाला और 10 वाले में कौन ज्यादा बेसिक है, pH 11 और pH 10 वाले में, तो pH 11 वाला मोर बेसिक है, तो आप कहेंगे pH 11 इज मोर बेसिक। देन pH इज इक्वल टू 10। पूरी स्लाइड मतलब लबालब भर गई है, समझ पा रहे हैं? लबालब भरने का मतलब पूरी स्लाइड में क्या सारी बातें आपको समझ में आ गई एग्जैक्टली? अगली स्लाइड पे चल लूं भैया? पूरी स्लाइड अगर आपको कायदे समझ में आ गई, एक बार देख लीजिए, इसमें बहुत सारी बातें क्योंकि हो गई हैं, बहुत सारे कंसेप्ट छिपे हैं इसमें, है ना। फिर मैं अगले पे चलूं, देख लीजिए एक बार आराम से, तब तक मैं थोड़ा रिलैक्स कर लेता हूं। लाइफ में रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। यस। 2 नंबर स्लाइड के बाद देखिए आगे बढ़ते हैं गाइज। तो इस सब के लिए कंसेप्ट लगते हैं, है ना। ये जो गाइज गाइज वाले मास्टर ना, ये कंसेप्ट नहीं है, समझ पा रहे हैं? हेलो गाइज, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कंसेप्ट की बात करें ना, है ना। तो आजकल विभिन्न प्रकार के लोग आ गए मार्केट में, आधे तो विधवा विलाप भी करते रहे दिन भर,
उसने ऐसा कर दिया, वो वैसा है, ये ऐसा है। अबे पढ़ा लो ना, कैसा कौन कैसा, मैं पीएचडी थोड़ी करने आया, कोई जिंदगी थोड़ी काटनी है साहब यहाँ। तो विधवा विलाप बहुत चल रहा है आजकल, दिन भर विधवा विलाप करते रहते हैं, ऐसे जब दीवारों चूड़ियां तोड़ रहे हैं। पढ़ लो, पढ़ा लो। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद ऐसे लोगों में मुझे सहानुभूति रहती है हमेशा, सिंपैथी। अब उसका देखिए 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर मान लीजिए दो प्रकार के आदमी, एक होगा कंसेप्चुअल आदमी, वो कहता मैं ये पूरा समझूंगा क्योंकि मेरे को आगे भी आयनिक समझनी है, ये रीजन समझूंगा, मैं ये कंसेप्ट भी समझूंगा और मैं ये कंसेप्ट भी समझूंगा, और वो टेबल इससे कनेक्टेड है। ठीक है। एक आदमी होता पैदल, एक होता पैदल, वो कहता मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा। कह रहे मेरे लिए कुछ है तुम्हारे पास, मेरे को ये सब कुछ नहीं समझ में आता, ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, और ये तो बिल्कुल भी नहीं आया। कह रहे मैं यहाँ क्यों आया? तो भैया उसको आप ऐसे बता दो। कह सुनो मेरी बात। कह रहे देखो जब 25 डिग्री सवाल आए, तीन बातें दिमाग में रख लो। कह रहे क्या क्या मास्टर जी? कह रहे पीएच जब 7 होता है तो न्यूट्रल होता है, पीएच 7 से छोटा होता है तो एसिडिक होता है, और 7 से बड़ा हो जाता है तो बेसिक हो जाता है, खत्म। कह रहे बस हो गया? कह रहे हाँ बस इतना ही है, आईनी खत्म, लो कोर्स जल्दी खत्म हो जाएगा। कह रहे क्या चल रहा है भैया ये सब, उनको जिंदगी में समझ नहीं, यही पढ़ाया जाता है। ये देखिए मार्केट में यही बिक रहा है, 25 डिग्री पीएच 7 से छोटा होता है, 7 से बराबर, 7 से बड़ा, यही रटे रहते हैं लोग। जबकि ये तो कंसेप्ट ही नहीं है साहब। एसिडिक ये इसलिए थोड़ी क्योंकि 7 से छोटा पीएच हो गया, एसिडिक तो ये इसलिए क्योंकि H प्लस OH से बड़ा हो गया। अब यही बारीक बात है, और यही फर्क है गधे और घोड़े में, घास दोनों खा रहे हैं, है ना। अब सुनिए, घोड़ों को मिल नहीं रहे घास और गधे खाने गुलाब जामुन। अब 25 डिग्री की बात मान लो हम 90 डिग्री पे आ गए भैया। मान लो उसने स्केल चेंज कर दी, उसने कहा 90 डिग्री पे सवाल लगाऊंगा, मतलब ये पूरा कार्यक्रम करूंगा 90 डिग्री पे। अब मेरे को बात बताना, अगर मैं ये पूरा कार्यक्रम 90 डिग्री पे करूं तो बताइए रेफरेंस पॉइंट अपना चेंज हो जाएगा? हाँ भाई रेफरेंस पॉइंट चेंज हो जाएगा। बताओ रेफरेंस पॉइंट कौन है अपना? पानी। तो क्या पानी अपना रेफरेंस पॉइंट का डेटा चेंज कर देगा? ये सब डेटा कितने डिग्री पे था? 25 डिग्री। अगर मैं यहीं पे 90 डिग्री कर दूं, यहीं पे मैं 90 डिग्री कर दूं, जरा बताना, अगर मैं 90 डिग्री कर दूं तो ये H प्लस, ये OH, ये पीएच, ये पीओएच, ये केडब्ल्यू, ये पीकेडब्ल्यू, और ये इनमें क्या क्या बदलाव आएंगे? मैं एक एक करके चेक करा रहा हूं, बताइए जरा। बताइए 90 डिग्री कर देंगे तो H प्लस कितना हो जाएगा यहाँ? हाँ भाई, अब लिख नहीं रहा हूं मैं सारी बातें फिर से। यहाँ कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर -6। यहाँ कितना हो जाएगा? 90 डिग्री कर दो, 10 टू द पावर -6। यहाँ कितना हो जाएगा? 6। यहाँ कितना हो जाएगा? 6। अब टाइम नहीं लगाने, देखो ज्यादा खटाखट कर रहे हैं, दिमाग में चलाइए। यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ 10 टू द पावर -12, यहाँ 12। यहाँ पे इक्वालिटी रहेगी या ब्रेक हो जाएगी? रहेगी या ब्रेक हो जाएगी? रहेगी। रहेगी तो न्यूट्रल कैरेक्टर रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा। कितने पीएच पे? कितने पीएच पे? 6 पे। तो बताइए वही पानी जो पहले 7 पे न्यूट्रल था 25 डिग्री पे, क्या वो 90 डिग्री पे पीएच 6 पे न्यूट्रल हो जाएगा? इसीलिए मैं कहता हूं पीएच कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, क्राइटेरिया ये है। समझ पा रहे हैं मामला क्या हो गया? तो बताइए अगर 90 डिग्री पे, अब जो पैदल लोग हैं उनको ज्यादा नहीं समझ में आई बात, वो उनके लिए मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं, अगर यही कार्यक्रम आप 90 डिग्री करेंगे, यही कार्यक्रम आप 90 डिग्री करेंगे तो भैया स्केल चेंज हो जाएगी ना। तो जो पानी था वो अपना डेटा ही चेंज कर देगा 90 डिग्री पे, और पानी ही रेफरेंस है, और इसीलिए पानी को पढ़ना बहुत आवश्यक है। बताइए पानी क्या कहेगा? कहेगा भैया H प्लस बदल गया है, OH बदल गया है, पीएच बदल गया है, लिख ही देते, नहीं तो दो चार अभी आ जाएंगे, तो मेथी की सब्जी मिलेगी गांजे की। पीओएच बदल केडब्ल्यू, पीकेडब्ल्यू। हाँ भाई, अब बताओ जरा H प्लस कितना हो चुका होगा? अच्छा यहां से शुरू करिए, H प्लस कितना हो चुका होगा? 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -6, ये 6, ये 6, ये 10 टू द पावर -12, ये पीकेडब्ल्यू 12। अब बदला केडब्ल्यू? हाँ अब बदला, अब बर्नर हाथ लग गया है। बर्नर जब जब हाथ लग जाएगा, इनऑर्गेनिक वर्क पास होता है ज्यादा बर्नर, तो हम इसका टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, केडब्ल्यू बदल जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। ठीक है भैया। अब मेरे को एक बात बताना कि H प्लस यहाँ भी OH के बराबर है, यस, और H प्लस OH के बराबर है इसलिए ये न्यूट्रल है, ना कि इसलिए न्यूट्रल है क्योंकि पीएच है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पीएच से नहीं देखा जाता है, लॉजिक ये है, लॉजिक ये है। अब मेरे को एक बात बताइए, अगर आप इस तरफ और इस तरफ जाएंगे जैसे आप पिछली बार गए थे, अब थोड़ा जल्दी चले जाइए बस। अगर इस तरफ मान लो आप गए, इस तरफ एसिड मिला दिया, इसमें पानी में क्या मिला दिया? एसिड। बताइए जब पानी में आप एसिड मिलाते जाएंगे तो क्या होता जाएगा? कॉमन सेंस लगाओ जरा। पानी में एसिड मिलाओगे, पूरा नहीं लिखेंगे, पानी में एसिड मिलाओगे तो क्या होता जाएगा बताओ? प्रोटॉन बढ़ेंगे, प्रोटॉन बढ़ेंगे, और प्रोटॉन बढ़ेंगे तो पीएच घटेगा, प्रोटॉन बढ़ेंगे तो पीएच घटेगा, तो प्रोटॉन को बढ़ा दो और पीएच को घटा दो। अब बताओ प्रोटॉन बढ़ेंगे तो प्रोटॉन थे कितने? यहाँ 10 टू द पावर -6, इससे बढ़ जाएंगे,
तो पीएच जितना था उससे घट जाएगा, तो क्या 6 से नीचे आ जाएगा? तो क्या पीएच 6 से नीचे आ जाएगा? और जब पीएच 6 से नीचे आ जाएगा तो लोग बोलते हैं इस पे एसिडिक कैरेक्टर आ गया। क्या एसिडिक कैरेक्टर की वजह पीएच है? नहीं, H+ का बढ़ना है। समझ पा रहे हैं? अब कोई आदमी इधर जाएगा तो वो क्या बोलेगा? कहेगा भैया बेस मिला दिया आपने, बेस मिला दिया। पानी में जब आप बेस मिलाएंगे तो बताइए बेस क्या होगा? बेस क्या करेगा? NaOH मिला दो, क्या करेगा? OH बढ़ाएगा, OH बढ़ाएगा। जब OH बढ़ेगा, जब OH कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो बताइए POH क्या हो जाएगा? POH कम हो जाएगा। POH कम हो जाएगा तो pH क्या हो जाएगा? pH बढ़ जाएगा। तो दूर से देखने में लगता है कि pH यहाँ 6 था, तो यहाँ 6 से बड़ा हो जाएगा। देखो, और जब 6 से बड़ा हो जाएगा तो लोग क्या पढ़ते हैं? जब 6 से बड़ा हो जाता है 90 डिग्री पे तो फिर आता है। लेकिन बेसिक कंसेप्ट क्या है? बेसिक कंसेप्ट है OH का बढ़ना। कितनी बात समझ में आ गई? तोड़िए, अब तो समझ में आ गई, लिख ही दिया मैंने सब कुछ। तो आयनिक पढ़ाना और आयनिक पढ़ाने की एक्टिंग करने में बड़ा फर्क है। यही सॉलिड स्टेट में भी है। सॉलिड स्टेट पढ़ाने का बहुत लोग दावा करते हैं, लेकिन खुद को ही नहीं दिखता। कई लोगों को बॉल कहां लगी है, उनसे बोलो बॉल कहां लगी, कहें देखो ऐसे ऐसे करते रहते कहां लगी। अरे खुद तो ढूंढ लो पहले कहां लगी बॉल। खुद को बॉल दिखनी कहीं वहां लगी, शायद यहां लगी है। दीवार सर मार रहे हैं, कहीं यहां घुस जाऊं क्या? अरे खुद तो देख लो पहले कहां लगी बॉल। घर में बैठ के थोड़ा पढ़ लिख लो, बॉल ढूंढ लो कहां लगी। हाँ। आप सॉलिड स्टेट आपको कभी गहराई देखनी है ना, जाकर के 12th वाले लेक्चर देखिएगा मेरे, कभी सैंपल के तौर पे देख लीजिएगा, एक भी उठा करके, है ना। सॉलिड स्टेट में आप जाके टेट्राडेलाइड वगैरह जाके लेक्चर देखिएगा, एक भी उठा करके आपको पता चल जाएगा बॉल कहां लगी है। कई लोग बॉल लगी नहीं पा रही बेचारे, ढूंढ रहे हैं कहां लगी है, कहां लगी है। पूछते हैं, एक बार बताते हैं, एक बार पूछते हैं कहां लगी है। आओ समझे। अब देखिए इधर जब आप आएंगे तो आप देखिए सामान्य ज्ञान जिसका कम होता है वो आदमी ये सब पढ़ता नहीं जाता। वो क्या करता है, यहाँ आ जाता, कहता देखो पीएच रेफरेंस किसने तय किया? देखो 7 रेफरेंस किसने तय किया था पिछली बार? पानी ने। इस बार 6 रेफरेंस किसने तय किया? देखो पीएच 6 पे न्यूट्रल है, ये किसने तय किया? पानी ने। देखिए पानी ही रेफरेंस तय करता है हर बार भैया, इसलिए पानी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पानी को लिया गया यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब बताइए रेफरेंस कितना तय कर दिया? पीएच 6 किसने तय किया? आपको ज्यादा नहीं पढ़ना तो आप ये पढ़ लो सीधे। पीएच 6 पे न्यूट्रल किसने तय किया? पानी ने। अब इसमें जब एसिड मिलाओगे तो H+ बढ़ेगा तो पीएच घटेगा, तो पीएच घट गया 6 से एसिडिक हो गया। और जब OH मिलाओगे तो OH बढ़ेगा, पीओएच गिरेगा तो पीएच बढ़ेगा, पीएच बढ़ गया, बेसिक हो गया। लो भैया याद कर लो, खत्म। ज्यादा नहीं पढ़ना है तो इतना ले जाओ, इतना ले जाओ, मस्त रहो। 90 डिग्री पे ये स्केल है। तो बताइए क्या स्केल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बदलती रहती है? यस, इसीलिए पीएच की स्केल को रटना नहीं है कि आप इसको रट के बैठे। अच्छा एक बात बताना, यहाँ अब पूरा कंसेप्ट एकदम मिला देता हूँ मैं, ध्यान सुनना मेरी बात। मान लो कोई आदमी समझदार है, वो क्या कहेगा? कहेगा ये बताओ जरा एक बात, यहाँ पीएच 7 पे न्यूट्रल है, यहाँ पीएच 6 पे न्यूट्रल है, क्यों? यहाँ वही एक सॉल्यूशन आपने कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिया, मान लो कोई भी था XYZ सॉल्यूशन, और वो पीएच 7 पे न्यूट्रल था 25 डिग्री पे, और यहाँ कोई दूसरा सॉल्यूशन है वो पीएच 6 पे कह रहा न्यूट्रल है, क्यों? कहेंगे दोनों जगह, क्योंकि दोनों जगह H+OH के बराबर हुआ था, इसलिए दोनों न्यूट्रल थे। यहाँ न्यूट्रल 7 पे क्यों हुआ? क्योंकि 7 पे ही HOH बराबर थे। यहाँ 6 पे न्यूट्रल क्यों हुआ? क्योंकि पीएच 6 पे HOH बराबर थे। ये कंसेप्ट है। फिर आपसे कहेगा देख कंसेप्ट धीरे से मैं जोड़ दे रहा हूं। अब उसके बाद मान लो कहता है यहाँ पीएच 7 पे न्यूट्रल है, यहाँ पे 6 से, यहाँ 7 से छोटे पे आया, यहाँ 6 से छोटे पे आया। तो कहेंगे यहाँ 7 से छोटे पे आया इसलिए क्योंकि यहाँ पे 7 से जब पीएच छोटा था तो उस समय HOH से बड़ा था, और यहाँ जब 6 से छोटा था पीएच तो HOH से बड़ा था, इसलिए ये भी एसिडिक आया। फिर आपसे कहेगा ये नीचे वाला समझाओ, इसमें क्या हो गया? कहेंगे इसमें ये हो गया, इसमें ये हो गया कि भैया पीएच 7 से बड़ा था तब यहाँ बेसिक आया कोई सॉल्यूशन, और यहाँ 7 6 से बड़ा था तभी बेसिक आ गया। कहेंगे यहाँ 7 से बड़ा इसलिए बेसिक आया क्योंकि जब 7 से बड़ा था उस समय OH नेगेटिव ज्यादा था H+ से, और यहाँ पे 6 से बड़े पे बेसिक इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे जब 6 से बड़ा था 90 डिग्री पे तो OH नेगेटिव बड़ा था H+ से। तो बताइए कॉमन कंसेप्ट क्या है जो दोनों में सही है? बताइए कॉमन कंसेप्ट क्या है जो यहाँ भी सही है, जो यहाँ भी तीनों में सही हो रहा है, और जो यहाँ भी तीनों में सही हो रहा है? वो कॉमन कंसेप्ट क्या है? कॉमन कंसेप्ट ये है जो साइड में चल रहा है। ध्यान से अगर देख पा रहे हो आप तो कॉमन कंसेप्ट तो ये है। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं ये कंसेप्ट है, ये लोग रटते रहते हैं। मौज आ रही तो एक बार तोड़िए खटाखट। क्या आपको दिखाई पड़ रहा है? मोक्ष की प्राप्ति हो रही नहीं हो रही बताइए?
चलो भैया आगे बढ़े। अब यहां से ये लॉजिकल बात है, देखिए यहां भी एसिडिक है, यहां भी एसिडिक है, दोनों जगह एसिडिक क्यों है? क्योंकि एच से बड़ा है दोनों जगह। ये कंसेप्ट है जो कभी गलत नहीं होता, ये कंसेप्ट कभी नहीं गलत होगा। यहाँ न्यूट्रल क्यों? क्योंकि दोनों बराबर है। यहाँ बेसिक क्यों? क्योंकि OH बड़ा है, यहाँ भी बड़ा होगा OH, यहाँ भी बड़ा होगा OH। डन। तो ये कंसेप्ट है, इस पे आप ध्यान दीजिए। इसको अगर आप समझते हुए चलेंगे ना, ये वाला जो है ये आपको कंसेप्ट तक ले जाएगा। और ये सब रटते रहते हैं लोग, आओ पीएच रटे, आओ पीएच रटे। ज्यादातर आप ये वाला क्यों इस्तेमाल करते हैं? हाँ भाई, ज्यादातर आप ये वाला आपने देखी जिंदगी में ज्यादातर इसी को पढ़ा होगा, 7 न्यूट्रल, 7 से छोटा एसिडिक, 7 से बड़ा बेसिक। क्यों? क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन कितने डिग्री पे चलते हैं? 25 डिग्री पे। 99% क्वेश्चन आपको 99% क्वेश्चन आपको आयनिक में 25 डिग्री पे मिलेंगे, ये वाले। तो आपको ज्यादातर यही वाली स्केल इस्तेमाल करनी होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यही कंसेप्ट हो गया, ये भी हो सकता है, ये बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, चलो 7 नंबर। मेरे ख्याल से मतलब कितना पैदल आदमियों को बात समझ में आ गई होगी, और अगर अब तक नहीं समझ में आई तो अब नहीं आएगी। अब नहीं आएगी भैया, टीवी खराब है आपका, टीवी खराब है, अब इस जन्म में नहीं आएगी आपको। आपको मेरे से आयनिक ना समझ में आए ना, तो आप इस्तीफा दे देना, फिर आप आयनिक छोड़ देना, आपके लिए नहीं बनी है। या फॉर्मूले वाली पढ़ लेना, फॉर्मूले वाली मैं बताऊं, ये वही। ज्यादा नहीं पढ़ना तो अब ये 2 बातें पढ़ लो। मान लो कि पिछले कुछ नहीं पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ना, कि नहीं सब कुछ नहीं पढ़ना, मैं हटाओ सब, ये सब, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ। कहने फिर क्या पढ़ो? कहने ये पढ़ लो, रट लो इसको, पढ़ के लो, रट लो इसको, बोलो खत्म, आगे बढ़ो। अब यहां से आयनिक के पार्टीशन शुरू करेंगे। अभी तक आयनिक की जमीन तैयार करा थी, अब उस पर अंदर चलता हूं। देखिए आयनिक एक बड़ा चैप्टर है, तो इसमें लोग शुरू तो कर लेते हैं, खत्म नहीं कर पाते हैं। खत्म सब कुछ अच्छे से तभी होता है जब कैसे खत्म करता है वो शुरू में ही पता हो। समझ पा रहे क्या करना है? खत्म सब कुछ अच्छे से तभी होता है जब कैसे खत्म करना है ये सब शुरू में ही पता हो। तो अंत में पहले लिख के बैठा हूं, तो मैं स्टोरी का राइटर हूं, तो मैं पहले सब कुछ सेट करके बैठा हूं। अब सुनिए, यानी को मैं 5 हिस्सों में बांट दूंगा सिस्टमेटिकली, क्योंकि जंगल बहुत बड़ा है, लोग खो जाएंगे। कोडिंग करते चलेंगे, आओ सीखें कोडिंग। आयनिक का पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, पांचवा हिस्सा। आयनिक के 5 हिस्से सिस्टमेटिक। आयनिक का जो पहला हिस्सा होगा उसमें मैं पानी में मिलाऊंगा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। क्या मिलाऊंगा? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। और वो मुझसे क्या पूछेगा? पीएच बताओ, पीएच बताओ। अगर पानी में जब स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाऊंगा, स्ट्रॉन्ग बेस मिलाऊंगा, तो पीएच बताओ। जब ये हो जाएगा, इसमें समय लगेगा, इतना आसान नहीं है, सुनने में आसान लग रहा है कि हो गया, लो भैया। इसमें वेरिएशन होते हैं, सारे वेरिएशन कवर करेंगे, एक एक तरीके का वेरिएशन। और जब ये फिनिश हो जाएगा तो पार्ट 1 खत्म हो जाएगा, पहला हिस्सा ये। और जब ये खत्म हो जाएगा तो पार्ट 2 पे चलेंगे। पार्ट 2 में पानी के अंदर वीक एसिड मिलाएंगे और वीक बेस मिलाएंगे, जैसे एसिटिक एसिड NH4OH। और फिर से वही पीएच बताओ, पीएच बताओ, एक ही आंदोलन चल रहा है, पीएच बताओ, पीएच बताओ। ये पार्ट 2 हुआ। इसमें ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ आता है, वो सब चर्चा होगी आगे। इसमें अंदर तक जाएंगे, जहां तक जाने की लोग सिर्फ सोचते हैं वहां तक जाएंगे। फिर पार्ट 3 में आएंगे, जब ये कर लेंगे तो अच्छे से। पार्ट 3 में आप क्या करेंगे? पार्ट 3 में जब एसिड बेस हो जाएगा तो पानी में सॉल्ट मिलाएंगे, और यहाँ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ेंगे। सॉल्ट जितने प्रकार के हैं वो सब डिटेल में पढ़े जाएंगे, उनमें भी आपको पीएच बताओ, पीएच बताओ चल रहा हो। फिर जब ये भी हो जाएगा तो पार्ट 4 पे आएंगे। पार्ट 4 में आप स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट को पानी में डाल देंगे। अब ये क्या होते हैं, कैसे, इनमें क्या लॉजिक होता है? इसमें सॉल्युबिलिटी और केएसपी, सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, 2 बातें पढ़ी जाती हैं। ये पार्ट 4 जब समाप्त हो जाएगा पूरी तरीके से तो आप आखिरी हिस्से में जाएंगे। और आखिरी हिस्से में पार्ट 5 में पानी के अंदर बफर सॉल्यूशन बनाएंगे। और फिर से आपसे वही बात पूछेगा,
पीएच बताओ, पीएच बताओ, मतलब शुरू से लेके अंत तक आपको पीएच ही बताना है। तो ये हो गए 5 हिस्से सिस्टमैटिक। पहला हिस्सा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, दूसरा हिस्सा वीक एसिड वीक बेस, तीसरा हिस्सा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, चौथा हिस्सा स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट जिनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, पांचवा हिस्सा बफर। और इन पांचों को आपको अलग अलग पहले तोड़ के पढ़ना होगा, इसको अलग पढ़ना होगा, पांचों में डिफरेंस समझना होगा। ये अलग कंसेप्ट है, ये अलग कंसेप्ट है, क्यों अलग है, क्या अंतर है, ये अलग कंसेप्ट है, ये अलग कंसेप्ट है, और ये अलग कंसेप्ट है। फिर जब पांचों को पढ़ लेंगे तो फिर लास्ट में वो सवाल लगाएंगे जिसमें पांचों केस एक साथ चल रहे हैं, ठीक। और फिर आयनिक वहां पे, पहले मैं आयनिक को तोड़ूंगा 5 हिस्सों में, और लास्ट में जब एक सवाल लगवाऊंगा उसमें आयनिक को जोड़ दूंगा, और पूरी आयनिक समझ जाएगी। कि तो वो तरीका समझ में आएगा कैसे पढ़ना है। तो सिस्टमेटिक चलना है, कोऑर्डिनेट याद रखिएगा, आपसे बीच बीच में कोऑर्डिनेट पूछूंगा। ठीक है, जितना आयनिक में आप सिस्टमेटिक रहेंगे। अच्छा, एक दो वैधानिक चेतावनी आपको फिर से बता दूं। आयनिक में अगर आप बीच, मैं बता रहा हूं पार्ट 2 जो है ना, वो पार्ट 1 से कनेक्टेड होगा, पार्ट 3 पार्ट 2 से कनेक्टेड होगा, पार्ट 5, पार्ट 4 तो नहीं कहूंगा, लेकिन पार्ट 5 इन सब से कनेक्टेड होगा। तो मतलब कनेक्शन सब में आपस में मिलेगा। लेकिन अगर आपने, वही मैं बोल रहा हूं, अगर आपने बीच की कड़ी कोई भी छोड़ दी तो आपका खेल खत्म है, आप लौट जाइए उसके बाद, है ना, आप लौट चले। तो मतलब अगर आपका बीच में, वैधानिक चेतावनी 2-3 बता रहा हूं, पहली, बीच में आपका कोई भी लेक्चर छूट जाए तो आपके पास 2 चॉइस है, या तो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, और या तो अगली साल लाइव देख लीजिएगा, दो ही, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अगर मैं रहा तो यहाँ पे कंडीशन अप्लाइड, ठीक है। और उसके बाद दूसरी बात है कि अगर आपको सही से यानी समझनी है तो सारे लेक्चर, एक एक लेक्चर आपको सुनने होंगे, घर जाके रिवाइज करना होगा। और जब आप पार्ट 1 पढ़ें, एक और बात सुन लीजिए ध्यान से, जब आप पार्ट 1 पढ़ें, है ना, जब आप पार्ट 1 पढ़ें तो आपका पूरा फोकस, देखिए यहाँ पे दिक्कत ये होती है आयनिक में, क्योंकि लोग बोझ लेके पढ़ते हैं कि मेरे को पार्ट 2 पढ़ना है, फिर पार्ट 3, फिर ये भी तो पढ़ना, फिर ये भी, तो पढ़ ही नहीं पाते। जब आप पार्ट 1 में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, तो जब मैं आपको पार्ट 1 पढ़ाने आज जा रहा हूँ तो आपका पूरा फोकस पार्ट 1 होना चाहिए, 100%। मतलब आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मेरे को आज पार्ट 1 सीख के जाना है अच्छे से, और ये सारे सवाल मेरे लगने चाहिए पुराने साल के, इधर उधर सब पूरा मॉड्यूल, बस इतना फोकस रखिए। अभी आप इनका बोझ लेके चलेंगे ना तो आप नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो अपने दिमाग में, अब मैं पार्ट 1 शुरू करने जा रहा हूँ, क्या फोकस रखना है कि मेरे को पार्ट 1 सीखना है, बिल्कुल कायदे से, एक एक चीज आनी चाहिए अपने को, ठीक। चलिए पार्ट 1 स्टार्ट। पार्ट 4 है भैया स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। जब होगा तो बता देंगे फिर से वापस आपको, स्पेरिंगली क्या होता है ना, कैसे इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, वो सब बता देंगे। स्पेरिंगली का मतलब होता है जिनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, होगा डिस्कस वो आगे डिटेल में बहुत। पार्ट 1 शुरू करने जा रहा हूं मैं, कोऑर्डिनेट देख लीजिएगा। आयनिक के 5 टुकड़े कर दिए मैं, पहले तोड़ूंगा फिर लास्ट में जोड़ूंगा। तो पहले सिस्टमेटिक तोड़ूंगा, इस तभी लास्ट में जोड़ पाऊंगा। पार्ट 1 शुरू करते हैं। पार्ट 1 में 2 हिस्से, ठीक। उसमें से हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं, इसको बाद में पढ़ेंगे। आज जो ये पढ़ने जा रहे हैं इसमें भी अंदर चलो। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, एग्जाम्पल HNO3, HClO4, H2SO4, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल हो गए। कह रहे हमको कैसे पता चलेगा कौन सा, अब यहाँ पे लोग पूछते कि हमको कैसे पता चलेगा कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन वीक एसिड होता है। पढ़ने से, पढ़ने से। देखिए आज आपने पढ़ लिया HCl HNO3 HClO4 H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, पढ़ लिया, हो गया, पता चल गया, ठीक है। तो ऐसे ही पता चलता है, इसीलिए हम लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए। अच्छा, इसमें से जो HCl है, इनका आप एन फैक्टर चेक करेंगे, एन फैक्टर 1 है, HNO3 का एन फैक्टर 1 है, एक एक प्रोटॉन दे सकते हैं, इसका एन फैक्टर 1 है, इसका एन फैक्टर 2 है। तो यहाँ दो केस है, एक जिनका मैक्सिमम एन फैक्टर 1 हो सकता है और एक जिनका मैक्सिमम एन फैक्टर 2 हो सकता है। तो जिनका मैक्सिमम एन फैक्टर 2 होता है उनको बोलते हैं क्या, मैक्सिमम एन फैक्टर ही आपकी बेसिसिटी तय करता है। क्या बोल रहा हूँ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन फैक्टर ही आपकी बेसिसिटी तय करता है। तो अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन फैक्टर 2 है तो इसकी जो बेसिसिटी है वो डाई बेसिक है। तो ये हो गया डाई बेसिक, ठीक है।
और ये तीनों जो पार्टी हैं ये वाली, इनका मैक्सिमम इनफेक्टर 1 ही हो सकता है, तो ये सब मोनोबेसिक है। मैं मैक्सिमम इनफेक्टर क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि H2SO4 का इनफेक्टर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। क्यों? NaOH आप उसको कितने देंगे? भैया एसिड से कितने प्रोटॉन निकालने, मोल कंसेप्ट पढ़ा चुका हूं, ये सब बातें अगर आपने पढ़ा हो तो। H2SO4 से आप कितने प्रोटॉन निकालेंगे वो इस बात पे तय होगा कि सामने NaOH कितने मोल आए हैं। NaOH की जो एंटिटीज है वो OH कितने दे रही है। तो आप अगर एक ही NaOH देंगे इसको, एक एंटिटी, तो ये 1 प्रोटॉन देगा। अगर 2 NaOH देंगे इसको तो 2 देगा। तो मैक्सिमम इनफेक्टर 2 है। और जो मैक्सिमम इनफेक्टर होता है वही बेसिसिटी होती है। ठीक है, तो अब मेरे को स्ट्रॉन्ग बेस पे बाद में आऊंगा, पहले इसकी चर्चा कर रहे हैं। पार्ट 1 के अंदर मैं ये पढ़ने जा रहा हूं और इसके अंदर पहले मैं इनको पढ़ने जा रहा हूं। तो यहाँ पे हेडिंग पड़ गई अब आपकी, और अंदर चलो 9 नंबर। तो मैं पार्ट 1 के अंदर डील करने जा रहा हूं केस ऑफ स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड। सवाल, फाइंड आउट द पीएच ऑफ 0.1 मोलर HCl। दूसरा, फाइंड आउट द पीएच ऑफ 10 to the power -2 मोलर HCl। तीसरा, फाइंड आउट द पीएच ऑफ 10 to the power -8 मोलर HCl। 3 सवाल। ठीक है, तीनों को समझते हैं। कोऑर्डिनेट क्या है भैया? पहले कोऑर्डिनेट तय कर लीजिए। यहाँ पे आप खेल रहे हैं, मैंने कहा ना आयनिक में जंगल में खो जाते हैं लोग। बीच बीच में आपसे कोऑर्डिनेट पूछूंगा, बताते रहिएगा। कोऑर्डिनेट क्या चल रहा है, कहां पे है, लोकेशन बताओ। 5वें के पहले के पहले का पहला। हो गया कहीं अभी से हो गया। 5 हिस्से किए तो उसका पहला हिस्सा चल रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, उसका भी पहला चल रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड, और उसके अंदर भी पहला चल रहा है मोनोबेसिक। पांचवें की पहले के पहले का पहला है। समझ पा रहे कोडिंग क्या है भैया? तो अगर ये सब कोडिंग आप नहीं समझेंगे, बाद में जब मैं सवाल जोड़ूंगा, सब कॉम्प्लिकेट करूंगा चीजों को, तो कोडिंग बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कौन कहां पे आप एग्जैक्टली आप कौन सा सवाल लगा रहे हैं। नहीं तो फिर दो प्यार करने वाले जंगल में खो जाएंगे, वही होगा। आयनिक में लोग शुरू तो करते हैं लेकिन बीच में खो जाते हैं। तो मैं कोडिंग बताता जा रहा हूं। पांचवें का पहला मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, उसका पहला मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, और उसका पहला मतलब मोनोबेसिक इनफेक्टर 1 वाला। ठीक है, कोडिंग क्लियर? डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं, और डर के तौर पे लीजिए इसको। आप सुनना ध्यान से, डरोगे तो सही रहेगा, कई बार डर अच्छा होता है। नहीं डरोगे तो फिर निपट लोग, फाइल निपट जाएगी फिर। HCl टूट गया, स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसे टूट गया। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसे टूट गया। अब ऐसे टूट गया तो बताना 0.1 में से 0.1 टूट गया। अल्फा 1 है इसका, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड अल्फा 1 ने पूरा तोड़ दिया, इररिवर्सिबल रिएक्शन। ये बना 0.1, ये बना 0.1। लोगों ने कहा ओके चलो आगे बढ़ो भैया। H+ की वैल्यू आ गई कितनी, 0.1। 0.1 को लिख दो 10 to the power -1, चलेगा। यहाँ से H+ की वैल्यू लिख दो। सोरेनसन फॉर्मूला आपको पता है, 10 to the power -pH, पढ़ा चुका हूँ पहले। कंपेयर कर लो, सीधे कंपेयर कर लो। H+, 10 10 माइनस माइनस, pH की जगह क्या लिखा है 1, तो pH आ गया 1। pH 7 से छोटा आ रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, एसिडिक है, आंसर आ गया, मस्त रहो। अगले पे आओ, कहीं अगले में लगा डालूंगा ऐसे, कहीं इसको तोड़ डालूंगा, तोड़ डालो भैया, इसको तोड़ डाला ऐसे थोड़ा, 10 to the power -2 में से 10 to the power 2 तोड़ डाला। स्ट्रॉन्ग एसिड अल्फा 1, ये 10 to the power -2 बन गया, ये 10 to the power -2 बन गया, कहेंगे प्रोटॉन आ गया। प्रोटॉन कितना आ गया, 10 to the power -2, कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ था। सोरेनसन ले आया तुमने, कहा ये लो सोरेनसन फॉर्मूला, कंपेयर कर लो। कंपेयर करते दिख रहा है आपको इस बार तो आराम से, पीएच कितना लिखा है देखो यहाँ कंपेयर करने में, बाकी सेम सेम। पीएच कंपेयर करो 2, पीएच 2 आ गया, 7 से छोटा है, जबरदस्त चल रहा है, ये भी हो गया। कॉन्फिडेंस से लबालब होकर आप आगे बढ़े। अब जैसे आगे बढ़े आपने कहा इसमें भी लगा डालूंगा और इसमें और तेज लगाऊंगा, करे कैसे, करे दिमाग में तोड़ डालूंगा, कहने लिख के नहीं तोड़ूंगा, दिमाग में तोड़ डालूंगा। दिमाग में तोड़ डाला आपने, H+ आपने सीधे लिख दिया, लो भैया। कहने 2 बार सवाल लगा चुका हूँ, तो ऐसे तो टूटता है देखो, तो इस बार दिमाग में तोड़ दो, 10 to the power -8 में से 10 to the power -8 चला गया। आपने लिख दिया ये लो भैया सीधे, और आपने कहा ये लो सीधे, सोरेनसन लगा डाला आपने, कंपेयर कर डाला। कंपेयर जैसे किया आपने तो आंसर आ गया pH = 8, और 8 आते pH 7 से बड़ा हो गया, और आंसर हो गया बेसिक, और तुरंत अपराध हो चुका है।
अपराध समझते हैं। गलती 2 प्रकार की होती है, एक नादानी और एक अपराध। तो ये अपराध की श्रेणी में आएगा। अपराध की श्रेणी में इसलिए आएगा क्योंकि एसिड का सॉल्यूशन था और कुछ दिया नहीं था, तो आप 25 डिग्री पे सारे सवाल, जब तक कुछ नया नहीं बोलता हूँ, मान के चलेंगे सब कुछ 25 डिग्री पे। अब यहाँ से जो कुछ भी चल रहा है वो सब 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पे ही चल रहा है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई साहब एसिड का सॉल्यूशन बना के बैठे थे और आपने उसको बेसिक बना डाला। देखो, पानी में HCl मिलाया और काम NaOH जैसा कर रहा है, तो ये तो मतलब अपराध है ना भैया, ऐसा तो होगा नहीं। तो अब सवाल है गड़बड़ कहाँ हो गई? तरीका तो तीनों में सेम लगा, सेम सेम सेम। 2 बार सही आंसर आया, 1 बार गलत आ गया। क्या समझे इसका मतलब? इसका मतलब ये कि जो कर रहे हैं, ये जो कंसेप्ट या तरीका जो भी आप लगा रहे हैं, ये तरीका, कंसेप्ट तो मत बोलिए इसको, तरीका, ये जो तरीका आप लगा रहे हैं, 2 बार सही हुआ 1 बार गलत हो गया, इसका मतलब ये पूरी तरीके से सही नहीं है। क्योंकि अगर ये पूरी तरीके से सही होता तो तीसरी बार भी सही आना चाहिए था, और 2 बार अगर ये सही हुआ है तो पूरी तरीके से गलत भी नहीं है, नहीं तो 2 बार सही क्यों आ रहा है? तो ये पूरी तरीके से सही भी नहीं है और पूरी तरीके से गलत भी नहीं है, तो फिर ये क्या है? ये एक तरीका है, कभी सही कभी गलत। तो फिर कंसेप्ट कहाँ है? ये आधा सच है, तो बाकी का आधा सच कहाँ है और यहाँ गलत क्यों हो जा रहा है? तो आपको पूरा सच जानने के लिए फिर से डिटेल में आना पड़ेगा, जैसे मैं आपको यहाँ लाया था। अगर आप देख पा रहे हो, मैं आपको पहले यहाँ शॉर्टकट में अगर पढ़ाना हो तो शॉर्टकट में तो ये हो गया, जल्दी कोर्स खत्म हो जाएगा। डिटेल में समझना है बात को, तो ये है जो पीछे पढ़ा रहा था मैं, ये सब, ये सब। तो डिटेल में अगर आपको फिर से बात समझनी तो फिर से दिमाग लगाना पड़ेगा, और नहीं तो फिर तो इसका भी तरीका मैं बता दूंगा याद रखने का। मैं 2 प्रकार के आयनिक आपको देता जाऊंगा, जैसे आपको चाहिए वो रख लीजिएगा। 10 नंबर स्लाइड पे आ जाइए। तो पहले कंसेप्चुअल लोगों के लिए बात कर लेते हैं, ये गलत क्यों हो गया, और फिर पूरा सच कहाँ है। ये आधा सच है तो पूरा सच कहाँ है? अब पहले वाले सवाल में आपने गड़बड़ी करी है, शुरू से ही गड़बड़ हो गया था कंसेप्ट। आंसर तो सही आ गया था, लेकिन ये पूरा कंसेप्ट थोड़ी है। क्या गड़बड़ की वो समझिए। अब मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, अब इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा और समय लगेगा। क्वेश्चन आया, फाइंड आउट द पीएच ऑफ, ठीक है, ये सवाल है। अब इसमें आपने गलती क्या की, पीछे देखो। आपने केवल HCl को देखा, देखो, है ना, जबकि HCl के साथ एक और आदमी भी है सिस्टम के अंदर, कौन? पानी। पानी। तो बताइए, जो पानी अंदर है, पानी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और उस वीक इलेक्ट्रोलाइट के पास पहले इक्विलिब्रियम था, फिर आपने उसमें HCl डाल दिया। जब आपने उसमें HCl डाल दिया तो HCl आएगा और पानी के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेगा, और जब HCl आएगा तो पानी के इक्विलिब्रियम को जब डिस्टर्ब करेगा तो डिस्टर्ब करके फिर चला जाएगा, पानी का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, और जब डिस्टर्ब हो जाएगा तो पानी अपने इक्विलिब्रियम को रीगेन करेगा, और जब पानी अपने इक्विलिब्रियम को रीगेन करेगा तो उस सब के दौरान जो हो रहा होगा वो आपने देखा ही नहीं कुछ, वो सब तो आपने देखा ही नहीं ना। आपने बस सीधे लिख दिया भैया लो HCl टूट गया, आप निकल आए तुरंत चुपचाप। तो कभी कभी सही हो जाएगा, कभी कभी गलत हो जाएगा। तो आपने किसको कंसिडर करना भूल चुके हैं आप? जो गलती हुई वो क्या हुई है? पानी को नहीं देखा आपने, जबकि पूरा कंट्रोल देखिए एक तरीके से इक्विलिब्रियम का कंट्रोल, सिस्टम का तो नहीं लेकिन इक्विलिब्रियम का कंट्रोल पानी के पास ही है। तो अब आप पूरा कंसेप्ट सुनिए। सबसे पहले सिस्टम में पानी हुआ करता था, और पानी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट था, और पानी रिवर्सिबल तरीके से ऐसे टूट रहा था। पानी के पास उसका इक्विलिब्रियम था। ध्यान सुनना, अब अगले 5 मिनट ये दोनों वैल्यूज इक्वल थी, पानी न्यूट्रल था। पानी के पास उसका इक्विलिब्रियम था, जिसे हम ओल्ड इक्विलिब्रियम बोलते हैं। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। पानी को किसी की जरूरत नहीं थी, आराम आराम से बताओ, ध्यान सुने। लेकिन आपने क्या किया, आपने पानी की जिंदगी में HCl मिला दिया। जैसे आप HCl मिलाएंगे तो HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और HCl पूरा ऐसे टूट जाएगा, अल्फा 1।
HCl ऐसे टूट गया। ये कठिन कंसेप्ट इसलिए आराम समझ लीजिए इसको। अब HCl 0.1 मोल आपने मिलाया मान लो, तो 0.1 में से 0.1 पूरा टूट जाएगा, ये बन गया। सिस्टम में अब HCl नहीं रहा, खत्म हो गया, डिसोसिएट हो गया 100% अल्फा 1। अब HCl अपने 2 आयन देकर के सिस्टम के अंदर चला गया, प्रोटॉन 0.1 मोल, Cl नेगेटिव 0.1 मोल। अब ये दोनों आयन पानी के अंदर आ गए। जब ये दोनों पानी के अंदर आते हैं तो क्लोराइड को क्लोराइड जैसा तो कोई नहीं मिला, लेकिन प्रोटॉन को एग्जैक्टली उसके जैसा एक आदमी मिल गया। जैसे उस प्रोटॉन ने इस प्रोटॉन को देखा तो इसको देखते उसने कहा कि तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे हो, तो अगर तुम मेरे जैसे हो तो मैं अपना डेटा तुम्हारे में ऐड कर दूंगा, क्योंकि मैं वेसल के अंदर आ चुका हूं। भैया वेसल के अंदर अगर प्रोटॉन आ चुका है तो अपना डेटा ये वाला, ये वेसल के अंदर ही तो आ चुका है ना, तो ये 0.1 मोल अपने लाके यहाँ ऐड कर देगा। तो कहेगा अब तुम इतने नहीं रहोगे, अब हम दोनों मिल करके इतने हो जाएंगे। ठीक है, अब आई गए तो ठीक है, प्रोटॉन और इतना हो जाएगा। लेकिन OH नेगेटिव पे अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा है। OH नेगेटिव अभी भी उतना ही है, क्योंकि बाहर से क्लोराइड आया है, OH नेगेटिव नहीं आया है। जब ये सब हो जाएगा तो आप कहेंगे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो चुका है। किसी ने पूछा कि इक्विलिब्रियम क्यों डिस्टर्ब हो गया, तुम्हें कैसे पता? तो कहेंगे जैसे आप केमिकल इक्विलिब्रियम में QC निकालते थे, कभी भी आपको शक होता था, तो इस बार भी आप QW निकाल लो। जैसे वहां QC और KC होते थे, वैसे यहाँ पे QW और KW है। जैसे KC वहां होता था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और QC होता था रिएक्शन कोशेंट, वैसे यहाँ भी QW आप तब लिखेंगे जब आपको शक है कि इक्विलिब्रियम है या नहीं है। तो जब आपको शक है तो आप इन दोनों को वैल्यू वही लिखेंगे, बस इक्विलिब्रियम नहीं लिखेंगे। तो आपको शक है इक्विलिब्रियम है या नहीं, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं लिखेंगे, जबकि यहाँ इक्विलिब्रियम लिख रहता है। तो यहाँ पे डेटा लगाएंगे आप और चेक करेंगे, ये डेटा H+ का, और ये डेटा OH नेगेटिव, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो पुराने मल्टीप्लिकेशन को आगे निकल गया उससे। देखो, क्योंकि यहाँ पे एडिशन हो रहा है, देखो 0.1 का एडिशन हुआ है, तो ये वैल्यू बड़ी होगी, और ये वैल्यू बड़ी होगी तो इससे मल्टीप्लाई होके इससे तो बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब QW KW से बड़ा है, और अगर QW KW से बड़ा है तो मेरा शक बिल्कुल सही निकला कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब तो हुआ है। ली शटल के अकॉर्डिंग ये तनाव है जो बाहर से आया है, और इस बार तनाव कंसंट्रेशन की शक्ल में आया है, और जब ये सब हुआ है तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो चुका है। अब ली शटलर कहेगा कि इक्विलिब्रियम ज्यादा देर डिस्टर्ब रह नहीं सकता, रिवर्सिबल रिएक्शन है, उसकी जिंदगी का एक ही मकसद होता है, इक्विलिब्रियम को अचीव कर लीजिए। तो इक्विलिब्रियम दोबारा से आएगा, दोबारा से आने के लिए सिस्टम को कहीं शिफ्ट होना पड़ेगा। शिफ्ट होने के लिए वो देखेगा QW जब KW से बड़ा है, QC जब KC से बड़ा होता है, तो रिएक्शन बैकवर्ड जाती है, केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं पड़ा है। तो जब आप ये स्ट्रेस लगा रहे हैं सिस्टम के ऊपर, तो सिस्टम चाहेगा कि ये तनाव हट जाए, और इसको हटाने के लिए रिएक्शन को बैकवर्ड भेजेगा। सामान्य ज्ञान, रिएक्शन तब तक बैकवर्ड आएगी जब तक ये QW बदल बदल के वापस उसी KW के बराबर ना हो जाए जो KW आप लेके बैठे हैं यहाँ। क्योंकि पूरे कैलकुलेशन के दौरान KW कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि टेम्परेचर 25 डिग्री चल रहा है, और 25 डिग्री का मतलब बर्नर फिर से आपके पास नहीं है, और KW वही मेंटेन रहेगा जो पहले था। QW बदला है, QW फिर बदलेगा, और आखिरी में उसको उसी KW की बराबरी करनी पड़ेगी जो पहले से मेंटेन। अब सिस्टम पीछे की तरफ चल पड़ा, तो अगर इसका कुछ मोल चले गए, मान लो सपोज ये इसमें से X चला गया, तो अगर इसका 1 मोल जाएगा तो इसका भी 1 मोल जाएगा, इसके X गए तो इसके भी X चले जाएंगे। जब ये सब हो गया तो X की वैल्यू बदलती रहेगी, रिएक्शन पीछे जाती रहेगी, जाते 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 कभी ना कभी किसी न किसी से इक्विलिब्रियम दोबारा आ जाएगा, कभी ना कभी तो आएगा ना कोई X की वैल्यू होगी, इसको बोलेंगे नया इक्विलिब्रियम आ गया। और जब नया इक्विलिब्रियम आएगा तो QW ने वापस से KW की बराबरी कर ली होगी, और यहां ली शटलर की आत्मा को फिर से शांति मिल जाएगी, और सारे डेटा अपनी जगह पे स्टेबल हो जाएंगे। सिस्टम का प्रोटॉन भी स्टेबल हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो सिस्टम का पीएच भी कांस्टेंट हो जाएगा। और वो कांस्टेंट पीएच दोबारा से जब तूफान शांत हुआ है, दोबारा से जब नया इक्विलिब्रियम आया यानी कि तूफान शांत हुआ है,
तो उस समय सिस्टम का पीएच कितना हो गया है वो आपसे पूछा जाता है। तो इस सब क्वेश्चन मार्क का मतलब समझ गए? यहाँ पे जब दोबारा तूफान शांत हुआ है तो इस समय क्या पीएच है। ठीक है, एनालिसिस को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा इसको आसान कर लेते हैं। आसान करने का मतलब है मैं यहाँ पे एक डेटा को कुछ छोटा नाम दे देता हूँ। 10⁻⁷ - x देखने में कठिन लग रहा है तो मैंने कहा कि यहाँ साइड में एज्यूम कर लेते हैं, इसको एक नया नाम दे देते हैं। नाम तो किसी को भी दे सकते हैं, अपना नाम भी बदल के आप चिंटू कर सकते हैं, किसी को बबीता कर सकते हैं। तो वैसे ही है ना, महिलाएं बबीता करते हैं तो नाम बदल के आप देखिए 10⁻⁷ - x को, इसको मैंने बोल दिया तुम आज से मेरे वाई हो। जब तुम्हारी जगह पे छोटा सा एक टर्म लिख दूंगा वाई, देखने में आसान लगेगा। तो मैं यहां क्या लिखूंगा फिर, इसकी जगह लिखूंगा मैं देखो 10⁻⁷ और -x, ये तो y हो गया और बचा कौन 0.1, तो इसको लिखूंगा y प्लस 0.1। अब प्रोटॉन देखने में देखिए काफी आसान हो गया पहले से, y प्लस 0.1, बात वही है, बस देखने का नजरिया बदल दिया थोड़ा। ठीक है, और अब मैं QW निकालूंगा और KW के वापस से बराबर कर दूंगा और y की वैल्यू निकाल लूंगा। अगर y निकाल लिया मैंने तो मुझे पता चल जाएगा कि नए इक्विलिब्रियम पे प्रोटॉन कितना हो गया है, और अगर एक बार ये मिल गया तो पीएच निकल आएगा और सवाल सॉल्व हो जाएगा। यही मकसद है मेरा, सवाल सॉल्व करना। 11 नंबर पे चलते हैं। 11 नंबर पे आप कहेंगे जब इक्विलिब्रियम दोबारा से आ चुका है तो QW को, जो पानी का QW है, उसको पानी के KW के बराबर कर लें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप लिखेंगे नया वाला H+ नए इक्विलिब्रियम पे और नया वाला OH नेगेटिव नए इक्विलिब्रियम पे पुराने वाले KW के बराबर हो जाएगा। KW आज भी देखिए वही मेंटेन है, और जब ये दोनों की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे तो वैल्यूज यहाँ लगा देंगे, y प्लस 0.1 और यहाँ से y, दोनों वैल्यूज यहाँ से लगाइए, y प्लस 0.1 यहाँ से और y यहाँ से लगाएंगे तो ये बन जाएगा 10⁻⁻14। ये लगाने के बाद अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन गई क्वाड्रेटिक। अब लीनियर सॉल्व नहीं होती, क्वाड्रेटिक की बातें हो रही हैं, और क्वाड्रेटिक भी सस्ती वाली नहीं बनेगी। देखो ये y² प्लस y इंटू 0.1 और ये इधर जाएगा तो -10⁻⁻14, बड़ी जहरीली क्वाड्रेटिक बनेगी। तो ये सॉल्व तो होगी नहीं इतनी आसानी से, और आपसे और नीट वाले दोनों को दिक्कत होगी। तो वो क्या करते हैं, लगभग लगभग निकलवा लेते हैं आपसे। लगभग लगभग निकलवाने का मतलब है यहाँ पे एजम्पशन ले लिया जाए। एजम्पशन ये लिया जाए, एजम्पशन लेने का मतलब ही होता है कि आप कैलकुलेशन में एरर के लिए मानसिक तौर पर तैयार हो चुके हैं। एजम्पशन आप लेंगे कि y 0.1 से बहुत छोटा है। वो कहेगा क्या अपने फायदे के लिए, कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए आप कुछ भी कभी भी मान लोगे? कहेंगे नहीं, इसका लॉजिक देंगे। लॉजिक मतलब कारण, कारण मतलब चूंकि। कहेंगे आपने ऐसा कैसे मान लिया? तो आप कहेंगे ऐसा मैंने ऐसे मान लिया कि y की वैल्यू 10⁻⁻7 से छोटी थी, इसलिए मैंने ऐसा मान लिया। कह तुम्हें ये कैसे पता चला कि y की वैल्यू 10⁻⁻7 से छोटी है? कहेंगे क्योंकि y जो आपने माना है वो देखो किसे माना है, इसको माना है भाई। तो जो बच रहा है ये y, वो इस 10⁻⁻7 से तो छोटा ही होगा। जो बच रहा है वो उससे तो छोटा ही होगा जिसमें से माइनस करने के बाद वो बच रहा है। तो यहां से देखते ही समझ में आ रहा है कि y इससे तो छोटा ही है। और अगर कोई चीज 10⁻⁻7 से छोटी है तो जाहिर सी बात है भैया, वो 0.1 के सामने तो बिल्कुल भी नहीं टिकेगी। 10⁻⁻7 से भी छोटी है तो 0.1 के सामने तो बिल्कुल भी नहीं टिकेगी। इसका मतलब आप इसको यहाँ नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप नेग्लेक्ट करते हैं तो ये बन जाएगा सिर्फ 0.1 और यहां आ जाएगा इंटू वाई, और यहां लग जाएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। अप्रोक्सीमेटली लगाने का मतलब है कि कैलकुलेशन में एरर हो चुकी है। ध्यान दीजिए, यहां जैसे आप वाई नेग्लेक्ट करते हैं तो वाई हटा दिया आपने, उड़ा दिया। वाई बहुत छोटा है, यस बिल्कुल सही बात है, वाई बहुत छोटा है, लेकिन वाई जीरो थोड़ी है। कोई थका हुआ सा है तो मर थोड़ी गया है, समझ पा रहे हैं? वाई देखिए 10⁻⁻7 से छोटा है, 0.1 से तो बहुत ही छोटा है। तो मैं कहता हूँ 10⁻⁻13 भी हुआ, -12 भी हुआ तो जीरो थोड़ी है। तो आपने तो जीरो मान लिया ना यहाँ पे वाई को, देखो जीरो मानेंगे तभी तो यहाँ 0.1 लिखा आपने, तो यानी कि एरर तो हुई है। तो कोई पूछे कि भाई साहब ये बताओ यहाँ पे अप्रॉक्स क्यों लगाया, कहीं गलती हुई है। कहीं इक्वल क्यों लगाया, क्योंकि छोटी हुई है। कहीं दोनों क्यों लगाए, क्योंकि छोटी सी गलती हुई है। वाई निकाल लूंगा, वाई की वैल्यू 10⁻−13 आ चुकी है। वाई जैसे आपके सामने आ जाएगा अप्रॉक्स आंसर, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। वाई आपने किसे माना था, देखिए वाई कौन है, ये वाई है OH नेगेटिव। चेक करो, OH नेगेटिव की वैल्यू ही तो वाई है।
और अगर OH नेगेटिव आपको मिल गया, Y मिल गया, तो OH नेगेटिव मिल गया, तो इसका मतलब यही तो OH नेगेटिव है। और अगर OH नेगेटिव 10⁻13 मोलर है, तो POH की वैल्यू अप्रॉक्स 13 आ चुकी है। अगर POH की वैल्यू 13 आ गई है, तो pH और POH का समेशन 14 होता है, 25 डिग्री। तो यहाँ पे POH जैसे आप पुट करेंगे तो pH की वैल्यू 1 आ चुकी है। इतनी मेहनत के बाद आपको ये आंसर मिलता है जो आपने पिछली बार 2 लाइन में निकाल लिया था। ये तरीका है जो कि आगे चल के गलत हो गया। ये कंसेप्ट है जो कभी गलत नहीं होगा। एक दो बातें और सुन लीजिए। इंपॉर्टेंट बातें तो ये है कि देखिए यहाँ पे एक और तरीका हो सकता था pH निकालने का। ये हो गया, आपने QW को KW के बराबर करके एक बार एक तरीका लगाया और यहां से इक्विलिब्रियम रिगेन करके आपने, ये मेथड नंबर 1 बोल सकते हैं। अगर मैं इस रास्ते पे नहीं जाता बल्कि इसके अलावा एक दूसरे रास्ते पे, यहीं से दूसरे रास्ते पे निकल लूं, यहीं से, तो मान लीजिए मैं आगे वाली स्लाइड में जा रहा हूं, दूसरा रास्ता आपको यहां से दिखा रहा हूं, भाई यहां तक तो आना ही पड़ेगा। यहां तक के बाद आपके पास 2 चॉइस हो जाती है। एक चॉइस आपकी ये कहती है कि ऐसा करके निकाल लो, दूसरी कहती है इधर चले जाओ। इधर चले जाओ तो 12 नंबर पे आ जाओ। 12 नंबर पे आ जाओ, मेथड नंबर 2 आपका इंतजार कर रहा है। वो कह रहा है कि प्रोटॉन कंसंट्रेशन नेट निकाल लो, वहां से भी तो पीएच निकाल आएगा। जब नया इक्विलिब्रियम आया तो बताइए प्रोटॉन कंसंट्रेशन कितना हो गया, चेक करो, y प्लस 0.1, तो लिख दो y प्लस 0.1। ये 0.1 कौन ला रहा है? तो आप कहेंगे HCl। देखो चेक कर लो, ये 0.1 किसकी वजह से है, देखो पीछे जाओ, 0.1 0.1 0.1 0.1 कौन ला रहा है? HCl। तो ये y कौन ला रहा है? पानी। देखो 10⁻⁻⁷ ये पानी तो ला रहा है। पहले 10⁻⁷ लाता था, रिएक्शन बैकवर्ड चली गई तो 10⁻⁷ x लाता है, कौन? पानी। तो ये y की जिम्मेदारी, पानी की। देखो अगर कोई आपसे पूछे कि y कौन लाया, तो आप कहेंगे y लाया पानी। 0.1 कौन लाया? 0.1 लाया HCl। और ये वाला y कौन लाया? ये वाला भी पानी लाया। तो आप देखिए, मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि सिस्टम में प्रोटॉन लाने वाले 2 लोग हो गए, कौन कौन? पानी और HCl। सिस्टम में OH लाने वाले सिर्फ एक आदमी है, कौन? पानी। इसीलिए तो सिस्टम में प्रोटॉन ज्यादा हो गया है, इसीलिए तो सिस्टम एसिडिक हो गया। अब अगर आप ये बात समझ गए तो आप कहेंगे ये y ला रहा है पानी। फिर आप कहेंगे y अगर बहुत छोटा है 0.1 के सामने, जो कि आपने एजम्पशन पीछे लिया है, लॉजिक भी दिया है, तो अगर ये एजम्पशन लेके आप y को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप पानी से आने वाले, y को नेग्लेक्ट करने का मतलब समझिए, पानी से आने वाले प्रोटॉन को आप HCl से आने वाले प्रोटॉन के सामने नेग्लेक्ट कर रहे हैं। और ऐसा आप कर सकते हैं क्योंकि पानी बहुत कम प्रोटॉन दे रहा है और HCl बहुत ज्यादा दे रहा है। तो आप कहेंगे सिस्टम में लगभग लगभग प्रोटॉन कंट्रोलिंग बॉडी कौन बन गया? HCl। और यहां से ही आपको H प्लस रिजल्टेंट या H प्लस नेट मिल जाएगा, लगभग लगभग 0.1। और फिर आप यहीं से pH लिख देंगे, कितना? 1। यही आप पहले करते थे, याद करिए, जब आप पहले सवाल लगाते थे तो आप ये स्टेप लिखते थे, ये लिखते थे, और इसको समझाने के लिए आप HCl की रिएक्शन लिखते थे। देखिए पीछे आप यही तो करते थे, H प्लस, देखो H प्लस pH, यही तो करते थे आप पहले। और इसको समझाने के लिए दिखाते थे कि ये देखो 0.1 बन गया। पहले आप ये करते थे। ध्यान दीजिए, ये आप तब तक कर पाएंगे, ये आप तब तक कर पाएंगे जब तक ये y नेग्लेक्ट हो रहा है। y तब तक नेग्लेक्ट होगा जब तक H2O से आने वाला प्रोटॉन नेग्लेक्ट हो रहा है। और ऐसा हर बार नहीं होगा, ऐसा हर बार नहीं होगा। तो ऐसा हर बार क्यों नहीं होगा वो आगे समझते हैं। इतनी बात कितनों को पहले समझ में आ गई? ये कंसेप्ट है भाई सब पूरा। इतनी बात कितनों को समझ में आ गई? तोड़ डालिए अगर पूरी बात समझ में। मेथड नंबर 1 ये, मेथड नंबर 2 ये। मैं हर चीज बताऊंगा, तेज कैसे करते हैं, बहुत तेज कैसे करते हैं, बिना करे कैसे करते हैं, वो सब बताऊंगा। लेकिन पहले कंसेप्ट। मेथड नंबर 1 ये कहता है कि यहां से QW को KW के बराबर कर दो, निकाल लो। मेथड नंबर 2 करता है मत करो इसको बराबर, सीधे यहां आ जाओ, नए इक्विलिब्रियम पे आ जाओ, सीधे यहां पे H प्लस नेट निकाल लो और उससे pH निकाल लो। 2 तरीके आपके पास। सवाल ये उठता है कि ये जो आप यहां लिख रहे हैं, ये जो आप यहां लिख रहे हैं, ये तो शॉर्टकट था, इससे ये वाला सही हो गया था, ये वाला गलत हो गया था, लेकिन उससे ये सब सही होंगे, जो अभी बताया उससे ये सब सही होंगे। सवाल उठता है कि ये जो शॉर्टकट था वो यहां क्यों फेल हो गया था? देखो ये शॉर्टकट यहां क्यों फेल हो गया था, क्योंकि आपने नेट प्रोटॉन को कितना लिख दिया था? 10⁻⁻8, जो कि है नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि प्रोटॉन 2 जगह से आता है। देखिए प्रोटॉन 2 जगह से आता है, एक पानी से और एक HCl से। और जब ये वाई नेग्लेक्ट होना बंद हो जाएगा, जब ये वाई नेग्लेक्ट होना बंद हो जाएगा तो आपका खेल बिगड़ जाएगा।
देखिए जब 10 टू द पावर -8 मोलर HCl वाला सवाल आप लगाते हैं तो यहाँ पे HCl से आने वाला प्रोटॉन कितना लिखते हैं आप? 10 टू द पावर -8 और पानी से आने वाला प्रोटॉन Y, और Y कैसा? 10 टू द पावर -7 से छोटा। लेकिन वो नेगलेक्ट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये खुद बहुत छोटा है, ये खुद बहुत छोटा है। देखिए ध्यान दीजिए, अगर कोई आदमी आपसे कहता है कि दो व्यक्ति हैं, जैसे दो आदमी है, एक मान लो पढ़ने में, है ना, बस छोड़ रहा हूं, एक मान लो पढ़ने में तेज है और एक मान लो पढ़ने में बिल्कुल पैदल है, ठीक है, मतलब एक का दिमाग तेज है और एक का दिमाग बिल्कुल पैदल है, तो बताइए ये जो तेज वाला दिमाग वाला इस छोटे वाले दिमाग वाले को नेगलेक्ट करता है? देखो ये तेज दिमाग वाला आदमी HCl है, ये पैदल आदमी को नेगलेक्ट कर रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर ये जो तेज दिमाग वाला आदमी पढ़ना ही बंद कर दे तो, ये पढ़ना ही बंद कर दे, इसने पढ़ना ही बंद कर दिया, बिल्कुल कुछ और ही करने लगा, तो बताइए ये भी पैदल हो गया। अब ये दोनों पैदल हैं क्योंकि इसने पढ़ना बंद कर दिया, दिमाग तेज है तो इसने पढ़ना ही बंद कर दिया। अब बताइए दोनों एक दूसरे से खूब दोस्ती करते हैं, ये कहेगा तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे हो गया। हरे वाले का दिमाग तेज नहीं हुआ, लाल वाले ने पढ़ना बंद कर दिया। तो ध्यान दीजिए कल को यही होगा। HCl कौन है? तेज दिमाग वाला आदमी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। पानी कौन है? वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना, पानी वीक इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन ध्यान दीजिए जब HCl पढ़ना ही बंद कर देगा, HCl तेज दिमाग वाला, लेकिन वो पढ़ना ही बंद कर दे, 10 टू द पावर -8 मोलर HCl लेके बैठ गया, मान लो अगले सवाल ये लो, जब ये लेके बैठ गए तो क्या HCl बहुत कम मिलाया आपने? और जब HCl बहुत कम मिलाया मतलब HCl ने पढ़ना ही छोड़ दिया, तो ये बहुत कम हो जाएगा, इससे आने वाला प्रोटॉन बहुत कम हो जाएगा। तो पानी क्या कहेगा? अब तो हम दोनों एक जैसे हैं, और जब ये दोनों एक जैसे हैं, दोनों पैदल पैदल हैं, तो कोई किसी को नेग्लेक्ट नहीं करेगा। तब आपने अगर ये नेग्लेक्शन लगा दिया किसमें? 10 टू द पावर -8 वाले HCl में, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए आपका आंसर डायरेक्ट करने से गलत आ रहा था। कितनों बात समझ में आ गई कि कब नेग्लेक्शन लगेगा, कब नेग्लेक्शन नहीं लगेगा, और क्यों नहीं लगेगा, और यहाँ क्या गलती हुई है? ठीक है, अब हम लोग अगली अगली क्लास में सीखेंगे, इसको पूरा नोट कर लीजिएगा। अगली क्लास में हम लोग ये सीखेंगे, जब यहाँ पे 10 टू द पावर -8 करते हैं, जब यहाँ 10 टू द पावर -8 करते हैं, तो आप थोड़ा सोच के देखिए, यहाँ 10 टू द पावर -8 हो जाएगा, यहाँ भी 10 टू द पावर -8 हो जाएगा, यहाँ भी 0.1 की जगह 10 टू द पावर -8 हो जाएगा। अगली स्लाइड में जाएंगे तो यहाँ भी 0.1 की जगह 10 टू द पावर -8 हो जाएगा, लेकिन ये वाई नेग्लेक्ट होना बंद हो जाएगा। और जब ये वाई नेग्लेक्ट होना बंद होता है तो ये आंसर जो आप डायरेक्ट सोच रहे थे वो नहीं आएगा, यहाँ पे जो आप पीएच 8 सोच रहे थे वो नहीं आएगा, तो पीएच क्या आएगा? सवाल उठता है कि जब 10 पावर -8 मोलर HCl होगा, 10 पावर 8 मोलर HCl होगा, तो क्या सिस्टम बहुत डाइल्यूट हो जाएगा? तो क्या सिस्टम आज भी एसिडिक रहेगा? यस। और सिस्टम एसिडिक रहेगा तो कितना एसिडिक रहेगा? डायरेक्ट करने पे आंसर क्यों नहीं आ रहा? तो क्या क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी? और अगर क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी तो सॉल्व कौन करेगा? और अगर सॉल्व नहीं करेंगे तो आंसर कितना आएगा? अप्रोक्सीमेट या एग्जैक्टली क्या वो 7 से छोटा होगा? और अगर वो 7 से छोटा होगा तो कितना छोटा होगा? क्या उसकी एग्जैक्ट वैल्यू मुझे बताई जा सकती है? और क्या अप्रॉक्स जल्दी भी मैं निकाल सकता हूँ? क्या इसका कोई शॉर्टकट होगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहें अगला एपिसोड। नमस्कार, जय भारत, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जबरदस्त खुलासा होगा, इसकी जिंदगी का मकसद क्या है, ये क्या करने वाला है, ये सब पता चलेगा, और एक सवाल का जवाब आपको और मिलेगा कि 0 के पीछे क्या है और 14 के आगे क्या है, क्वेश्चन मार्क। इन दोनों प्रश्नवाचक चिन्हों का जवाब मिलेगा। नमस्कार, आते रहिए, नहीं तो आना पड़ेगा। खत्म करते हैं।